हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया, नया हफ्ता, नई शुरुआत। हाँ, सबको केमिकल इक्विलिब्रियम अपना फिनिश हो चुका है। कुछ लोग हैं क्रैश कोर्स में जो बोल रहे थे कि अरे, मैं ऐसे कमेंट देख रहा था कि सर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टाइम दे दे कराइए, चीज़ें हैं। भाई देखो यार, सीधी सी बात ये कि अगर आप मतलब ऑनेस्टली मैं ये कर सकता हूँ, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हुआ तो आप उसके बाद टाइम आपको काफ़ी मिल जाता है। थर्सडे को ख़त्म होता है तो फ्राइडे सैटरडे 3 दिन, संडे 4 दिन, मतलब 3 दिन तो मिल ही जाते हैं थर्सडे के बाद, जब आप आइनिक तक आते हो। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार, मुझे चीज़ें और रिवाइज करनी है, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं, चीज़ें करनी है, तो अभी टेंशन मत लो। अभी कुछ चीज़ें जैसे मतलब जो मेन मोटो है वो ये है कि क्रैश कोर्स का एक बार सिलेबस एंड हो जाए, आपके लिए प्रैक्टिस सेशन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, बस एक बार सिलेबस तो हो जाए ना, आप सब लोग एक बराबरी पे तो आओ। मान लो जैसे यकीन वाले बैच के बच्चे हैं, सब लोग अपना अपना सिलेबस एंड कर लेंगे तो एक बराबरी पे आए, उसके बाद धुआं धुआं उड़ाएंगे। टेंशन क्यों ले रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए ना, हो जाएगा। लेकिन हाँ, पहले यार बराबरी कर लें, ऐसा ना होना कि यार बराबरी ही ना हो पाए। ठीक है। और दूसरी बात, किसी का एक बच्चे का मैं ऐसे मैसेज देख रहा था। देखो यार, दो चीज़ें हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सकता है मैं करा दूंगा, लेकिन वही एक लिमिटेशन है। जैसे बहुत जेन्युइन बच्चे भी हैं जिनको लिखना है, या जो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तुम्हें ही पता है मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो आप जितना हो सकता है आप उसके ऊपर फोकस जरूर कीजिए। रही बात मेरी, मैं करा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। PYQs हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। अभी एक PYQs मतलब अच्छा कुछ करेंगे, मैं जो अपना सोच के बैठा हूँ, वो PYQ सीरीज अपने पास स्टार्ट करेंगे, और वो यूट्यूब पे होगा या ऐप में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, जो मतलब मार्च एंड से स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आपका भी, सिर्फ आप लोगों के कारण सिलेबस रोक रखा है, मतलब कि यकीन 2.0 बाकी बैचेस का मैंने बोल रखा है कि नहीं, एग्जाम के आसपास लेके आएंगे ताकि सब लोग एक साथ करें अटेम्प्ट। ठीक है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम लोग, और वहाँ सीखेंगे क्या ये क्वेश्चंस में और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, किस तरह की चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों पर फोकस जरूर करेंगे। ठीक है। तो चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस मेंटेन करो, आप अपने रिदम को मेंटेन करो, जो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो रहा है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो रहा है, तो उस साथ साथ आप भी खत्म कर लो कि हाँ यार, अब क्वेश्चंस करने को तैयार हो गए। PYQs देखोगे तो मुझे लगता है 36 ईयर्स आप सबने किया होगा, या 45 डेज, जो भी आपको लगता है। ठीक है। अभी मैं रिसेंटली मतलब एक विद्यापीठ में गया भी था, तो वहाँ पे बच्चों से मिल रहा था, तो उनको यही था कि यार सर, मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब करने का टाइम है नहीं, 50 60 70 80 ऐसे पिक करे हुए क्वेश्चंस करने हैं। तो आप उनके लिए बस कुछ नहीं, क्रैश कोर्स या PYQs वाली बुक उठा लो, क्रैश कोर्स का मॉड्यूल है तो क्रैश कोर्स का मॉड्यूल उठा लो, या फिर आपके पास 36 ईयर PYQs है उनसे कर लो, 45 डेज वाली बुक है उनसे कर लो, बस कर लो। कैसे भी करके बस 50 60 70 80 क्वेश्चन का एक बना लो, और उसके ऊपर ही वर्क करो। ठीक है। और बहुत, हाँ, एक और देखा था मैंने कि एक और कमेंट याद आया कि सर सारी थ्योरी लिखनी है क्या। भाई किसके लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है भाई? गिन चुन के ना 50 दिन बचे अब एग्जाम में। ठीक है, अब तू थ्योरी लिखने में चक्कर में क्यों पड़ा है भाई? डॉक्टरों को भी देखा है लिखते हुए, पेशेंट का नाम ये है, पेशेंट इतने रंग का है, इतने कलर का, वो KG का है, इतने वो है, कुछ लिखता है कभी डॉक्टर? पूरा लिखता है? बस धड़ 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 लिखा, काम खत्म। तो भाई आज के टाइम पे डॉक्टर वो भी नहीं लिखता, वो ऑलरेडी लिख के आता है उसके पास, बस उसको दवाई का नाम लिखना होता है। तो आप सोच लो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? ठीक है। तो एक बच्चे ने मतलब लिखा सर कि 2 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटा ही 2.5 घंटे हो जाते हैं। हाँ, आप क्वेश्चंस करो, आप 1.5 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में करो। इवन मैं तो कहूंगा कि यार मतलब ठीक है, 1.5 घंटे पहली बार पढ़ो, 1.5 घंटे करो, अदरवाइज इसको रिवाइज करना है तो आधा टाइम कम से कम लगाओ, और उसके बस क्वेश्चंस करो। आप प्रैक्टिस शीट बना लो, डे अपने पास वो बना लो, शीट्स बना लो कि यार ये चीज़ें मुझे करनी है। पक्का। चलो भाई, एक अच्छा और बहुत प्यारा सा चैप्टर, मतलब मेरे से पूछो तो आयनिक इक्विलिब्रियम वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स में से है। आयनिक के बाद एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे चैप्टर्स में से बचेगा। रेडॉक्स रिएक्शन इज अ गुड चैप्टर, ऐसा नहीं खराब है, लेकिन हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम एक अच्छा चैप्टर है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सीखने की हैं, सिखाने की हैं, तो प्लीज़ साथ साथ बने रहिएगा। ठीक है। चलो, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग ये देखो, इक्विलिब्रियम का ही पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। इक्विलिब्रियम किस पे डिफाइन किया था हम लोगों ने? इक्विलिब्रियम किस पे डिफाइन किया था हम लोगों ने कि भैया इक्विलिब्रियम किसके लिए डिफाइन होता है? इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है कि जहां पर सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम 3 कंडीशंस में आई, फिजिकल प्रोसेस में होगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस में होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम, वो हमने लास्ट वीक फिनिश कर लिया। इस वीक में हमें क्या करना है? तो आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम कहां होगा सर? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग
आयंस की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस की बात की जाएगी, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस अगर बात करें उसी को हम लोग क्या बोल देंगे सर, एक आयनिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे, जहां आयंस हो जाए। अब आयंस किससे बनते हैं? पहली चीज, आयंस किससे बनते हैं सर? आयंस किससे बनते हैं? तो आयंस जनरेट कहां से होते हैं सर? आयंस कौन प्रोड्यूस करेगा? तो याद करो, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा भी था हमने कि सर कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर होता है, कोई भी मास अपने पास, कोई भी अगर मैटर लेते हैं केमिस्ट्री का, कोई भी मैटर लेते हैं तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं सर, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो जो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट हो जो डिसोसिएट या एसोसिएट करता हो, और या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने पढ़ा था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कोई डिसोसिएशन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है सर, ये नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, कोई डिसोसिएशन नहीं करेगा, ये कोई आयन नहीं जनरेट करेगा इन द सॉल्यूशन। सर चीजें अब रिपीट होंगी क्योंकि ऑब्वियस से आपको इलेक्ट्रोलाइट वहां बताया जा चुका है। इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस आयंस इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में जाके आयंस प्रोड्यूस कर दें। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोलाइट्स में ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या इसके लिए वैलिड है क्या? इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा क्या? कभी नहीं सर, आयनिक इक्विलिब्रियम कभी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कहीं भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं पढ़ेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो मतलब ये चैप्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं है। मतलब कोई पूछ दे सर यूरिया है उसके लिए नहीं है, सर कोई पूछ दे सर ग्लूकोज है इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ते हम लोग। ये सब क्या होते हैं, केमिकल के पार्ट होंगे या होंगे नहीं होंगे अलग कहानी है। लेकिन दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के, कौन कौन से? तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के, कौन कौन से? एक को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक हो जाते हैं हमारे साथ साथ कौन से, एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान सुनना, वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो क्या कर रहा हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका 100% डिसोसिएशन हो रहा हो, 100% डिसोसिएशन हो रहा हो। और 100% डिसोसिएशन मतलब ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। सर आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर 100% डिसोसिएशन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो सर इस केस में भी कोई आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। सर देख लो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, ये डिसाइड कर लो। ये देख लो किसके बारे में बोला जाएगा, तो देखना अपने पास सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, लेस देन 100% डिसोसिएशन, और 100% डिसोसिएशन से कम होगा। और ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, अगर ये रिवर्सिबल है तो मुझे बता दो, अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम जब भी वर्ड यूज करूंगा, क्या आयनिक इक्विलिब्रियम सर सारे आयंस वाले लोगों के साथ होता है? नहीं। किसके साथ होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो होगा ही नहीं होगा। सर इलेक्ट्रोलाइट्स में किसके साथ होगा? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ होगा क्या? नहीं। किसके साथ होगा? सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा सर, वैलिड फॉर रिवर्सिबल reactions of weak electrolyte, और वो भी किसमें, इन अ क्लोज्ड वेसल। ये देख लेना सर, आयनिक इक्विलिब्रियम जब भी आप पढ़ोगे तो किसके लिए पढ़ोगे सर, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तो ऑब्वियस से पहले से ही पता था कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में होता है, क्लोज्ड वेसल में होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस सर, जहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड होता है, क्लोज्ड वेसल में होता है। और मैटर जब भी देखोगे, अगर मैं मैटर की बात करूं तो मुझे ये पता चल गया इस चैप्टर में जब भी वर्ड आयनिक इक्विलिब्रियम यूज किया जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज किया जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम उनके केस में आता है जहां पर वीकनेस हो, इनके केस में नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं आएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम इसके ऊपर बेस्ड होगा, पक्का। तो पहले तो ये चैप्टर देख लिया। अब ये चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। सर इलेक्ट्रोलाइट्स देख लो, एक मिनट,
किसी को लगता हो इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ऐसे ये लिस्ट बता देता हूँ। किसी को लगता हो, जिनको नहीं पता हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कार्बन के एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, वीक बेसिस अमोनिया के बेस, आपको याद रखना है अमोनिया के बेस। कार्बन के एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। सर मेटल्स के मतलब जनरली जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं उनके जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये देख लो सारी की सारी लिस्ट जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बार बार यूज होगी वो सारी मैं बता देता हूं। खासकर वीक बेस में देख लेना अमोनिया का बेस, वीक एसिड में देख लेना कार्बन का, यही इन्हीं सब में क्या होगा, इन्हीं सब में इक्विलिब्रियम आएगा, इसमें थोड़ी ना इक्विलिब्रियम आएगा। इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है। सर ये काहे का इक्विलिब्रियम होगा, कभी इक्विलिब्रियम नहीं शो करेगा। इन सब में क्या होगा, इन सब में इक्विलिब्रियम आएगा। तो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कभी भी इन सब में, इस बेस में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, ये तो सीधा सीधा डिसोसिएट करता है। सर स्ट्रॉन्ग वाला बंदा इक्विलिब्रियम पे नहीं आता, ठीक है। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये पता चल गया इनके ऊपर वैलिड होगा, इनके ऊपर नहीं वैलिड होगा। मुझे किसने बोल दिया कि सर एक काम कर, अल्फा याद है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा था जब वेंटा फैक्टर पढ़ रहे थे वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। अब सब सिलेबस खत्म होने वाला है भाई, अगला हफ्ता सिलेबस एंड, फिजिकल खत्म, देखते देखते गाना बज तो नहीं रहा अपने दिमाग में, क्या से क्या हो गए देखते, हाँ हाँ तुमसे मिलने की तमन्ना है, नीट का फॉर्म भरने की तमन्ना है, सिलेक्शन लेने का इरादा है। हाँ चलो ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं दिमाग में कि अरे सर अब तो एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो देखो इतना पता चल गया, मतलब इक्विलिब्रियम उन्हीं लोगों में होता है जो, देखो सीधी सी बात है, जैसे बच्चों में भी यही होता है। स्ट्रांग वाला बंदा क्या होता है, जो दिन भर पढ़ाई कर रहा है। जैसे जिसने मान लो 12 फरवरी से इस बैच में ज्वाइन किया, उसने सोच लिया कि यार मुझे करना है, अब इसी हाल में करना है, वो लग गया अपना, ठीक है, वो चुपचाप लग गया अपना, चुपचाप डेली आ रहा है, क्लास करके जा रहा है, तो क्या स्ट्रांग है, उसके केस में सोचना नहीं है, वो आगे पीछे मुड़ के नहीं देख रहा प्लान बी क्या है, प्लान ए क्या है, वो चुपचाप कर रहा है डेली का डेली लेक्चर कर रहा है, 4 लेक्चर हो 5 लेक्चर हो, जो कर रहा है। लेकिन अब वीक वाले मतलब सर जो से एक दिन बैकलॉग, एक दिन मौसी की शादी उसमें चले गए, किसी की शादी में चले गए, किसी का बर्थडे मना लिया, हो गया। अरे हमारा खुद का भाई बैकलॉग हो जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है यार। तुमने देखा हो कितनी बार, मतलब मोस्टली कभी कोई हो जाता है कि यार मन नहीं कर रहा रिकॉर्ड करने का, यार लेट हो गया, कभी कभी हो जाता है, आलस आ जाता है, बस हो गया, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है, एक्सक्यूजेज स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपसे डे 1 पे एक बात बोली थी, प्रॉमिस किया था, मैंने कहा जिस दिन सिलेबस खत्म होगा, जो डेट लिखा हुआ है उस दिन मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। सर 12 फरवरी बोला था और 21 फरवरी को, 21 मार्च को खत्म हो रहा है, आपका एंड हो जाएगा। 1 महीना 9 दिन के अंदर आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपका एंड हो जाएगा। अब आप देख लीजिए सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही दिक्कत आती है, जो भी आएगा इसी केस में दिक्कत आएगी। चलो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले ना हमें 2-3 चीजें जाननी है। हमारी लाइफ में इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से लोग देते हैं, एसिड और बेस, एसिड बेस देते हैं, एसिड और बेस देते हैं। तो हमें ना एसिड बेस की थ्योरी जाननी चाहिए। एसिड बेस की थ्योरी क्या होती है, तो ध्यान सुनना, एसिड बेस की थ्योरी क्या है। सर एसिड और बेस की थ्योरी देखना, एसिड और बेस की थ्योरी अगर मैं अब आपको एक साथ बताऊंगा, ऐसे तो मैं अलग अलग ही बताऊंगा, लेकिन एसिड बेस की थ्योरी को अगर एक साथ समराइज करूं तो एसिड किसको बोलते हैं, एसिड्स किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे ये देख लेंगे, एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे ये भी चेक कर लेंगे। एसिड्स और बेसिस, एसिड्स और बेसिस की बात करें तो एसिड्स और बेसिस में क्या होगा बताओ। मुझसे किसने बोला एसिड किसको बोलते हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, जिसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। सर बेस क्या होगा, जिसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। सर एसिड किसको बोलेंगे, जो H+ देगा, ध्यान सुनिएगा, जो H+ देगा, जो H+ आयन देता है। सर बेस क्या होगा, इन वाटर, जो H+ आयन वाटर में देता है। सर सेकंड वन ये क्या होता है, विच गिव्स OH- आयन इन डिसोल्यूशन इन वाटर, OH- आयन इन वाटर। सर ये क्या बोल दिया जाएगा, बेस बोल दिया जाएगा। सर याद रखिएगा आपको एसिड के केस में और क्या बोला जाता है कि सर ये क्या होगा, सावर इन टेस्ट होता है, इसका टेस्ट खट्टा हो जाता है, इसका टेस्ट अपने पास कड़वा हो जाता है, बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग 10th क्लास में भी थे तब भी पढ़ते थे। अगर मैं बात करूं इसके केस में तो यहां पर 1-2 चीजें और आ जाती हैं कि सर ये क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। सर ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है सर, टर्न्स रेड लिटमस टू, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। सर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू।
सर रेड लिटमस टू किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो सर अब ये सब चीजें देखते रहिए। अब हमारी लाइफ में देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल देते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल देते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है, तो आज के टाइम पे अब इसको धीरे धीरे हम लोग बोलेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस को डिवाइड किया गया था, आर्हेनियस साइंटिस्ट थे जो आपको कहाँ मिले थे सर, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस ने बोला कि भैया मेरे हिसाब से एसिड कौन होगा, जो H प्लस आयन वाटर में देगा और जो OH आयन देगा पानी में, पानी के अंदर जो H प्लस देगा एसिड, जो OH माइनस देगा उसको बेस। सर ये सब चीजें तो 9th-10th में थी। अब देखिएगा नया कॉन्सेप्ट क्या कहा जाता है सर, एक कॉन्सेप्ट और होता है, गिव्स H प्लस आयन, इसी को बोल देते हैं प्रोटॉन। H प्लस को हम लोग क्या बोल देते हैं, गिव्स प्रोटॉन इन एनी मीडियम। और फिफ्थ वन विच एक्सेप्ट, बेस किसको बोलेंगे, विच एक्सेप्ट H प्लस आयन इन एनी मीडियम। सर बेस का एक नया डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, बेस का एक नया डेफिनेशन, सारे एसिड बेस यहीं पे समराइज कर रहा हूं क्योंकि फिर इससे एक एक करके थ्योरी भी पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ एक साथ आपके नोट्स बन जाएंगे और कुछ नहीं। सिक्स्थ वन सर याद रखिएगा, विच एक्सेप्ट, एसिड किसको बोलते हैं, जो एक्सेप्ट कर ले क्या, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और which donate इलेक्ट्रॉन। सर जो एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को और जो डोनेट कर दे उसी को क्या बोलेंगे सर, ये अपने पास एसिड और बेस बोला जाएगा, एसिड और बेस बोला जाएगा। तो ध्यान से सुन लेना अपने पास मैंने क्या बोला सर, ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। ये बोल दिया जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। मैं एक एक करके अभी बताऊंगा, लेकिन हाँ पहले ये देख लो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। हम एसिड बेस थ्योरी में देखो ना अपने पास, इसको बोलते हैं लुईस थ्योरी, ये लुईस थ्योरी कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि भैया एसिड और बेस किसको बोलेंगे, तो एसिड और बेस का बेसिक डेफिनेशन तो ये था जो बचपन में पढ़ रहे थे। एक नई कुछ डेफिनेशंस आई, क्या बोला जा रहा है कि सर एक आर्हेनियस ने बोला पानी में ही जो H प्लस देगा उसी को एसिड बोलेंगे। कॉन्जुगेट बेस ने बोला नहीं नहीं, किसी भी मीडियम में किसी भी सॉल्वेंट में अगर H प्लस देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग एसिड बोल देंगे। सर कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जो H प्लस कहीं से भी एक्सेप्ट कर लेता है। OH माइनस देगा अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। सर लुईस थ्योरी क्या बोलता है कि सर जो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा, मतलब लुईस एसिड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको भी क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, और जो देता है उसको क्या बोल देते हैं, लुईस बेस बोल देते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक एसिड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। जैसे आर्हेनियस थ्योरी में बात की जाए तो आर्हेनियस थ्योरी में क्या बोला जाता है, ध्यान सुनिएगा, एसिड क्या होता है सर, जो क्या करे, H प्लस दे, H प्लस आयन दे, कहां पर, पानी में, H प्लस आयन इन क्या दे, वाटर। अब यहां पर H प्लस आयन वाटर में देने से टेंशन नहीं है, ये तो आपको 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हाँ H प्लस आयन पाता है पानी में जाता है तो क्या बना लेता है, H प्लस आयन जब पानी में जाता है ना तो एक अलग टाइप का H प्लस आयन प्रोटॉन है, प्रोटॉन पानी में जाता है ना तो ये अपना एक सीरीज बना लेता है। क्यों, क्योंकि देखोगे सर H3O प्लस बना लेगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल से टकराएगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो सर ये बना लेगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, देखना ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी, ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी, देखना। H2O आपसे कोई पूछ सकता है कि H प्लस कैसे एग्जिस्ट कर सकता है पानी में, H प्लस कैसे एग्जिस्ट करता है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप उठा के बोल सकते हो। H प्लस H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आ सकता है। अकॉर्डिंग टू सर आर्हेनियस, उसने बोला कि H प्लस क्या करता है पानी में H3O प्लस हो सकता है, H5O2 प्लस हो सकता है, H7O3, मतलब सर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड का जो H प्लस है H प्लस होगा, या फिर इसको हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो देखना एक बार ध्यान से, ऑक्सीजन अगर N है तो ये कितना होता है 2N+1, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाता है, ये जो इस तरह का H प्लस दे दे या फिर ये चार्ज वाला आइटम दे दे, और यही अपना क्या कहलाएगा, यही अपना क्या कहलाएगा सर, एसिड कहलाएगा। याद रखिएगा ये जनरल सीरीज, जैसे आप ऑर्गेनिक में लिखते हो ना फॉर्मूला, वैसे ही ऑर्गेनिक के फॉर्मूले की तरह ये भी है कि H प्लस या तो H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H3O प्लस में, H5O2 प्लस में, कुछ नहीं, पानी को जोड़ते चले जाओ, पानी को जोड़ते चले जाओ। सर अब देखो बेस में बात करेंगे तो बेस क्या होता है सर, बेस क्या होता है, विच गिव्स, बेस क्या होता है विच गिव्स OH माइनस आयन, जो क्या दे दे, OH माइनस आयन दे दे इन वाटर,
जो वाटर में OH माइनस आयन दे दिया। अब OH माइनस आयन भाई फिर से देख लो, OH माइनस आयन वाटर के साथ ऐड होगा तो सर OH माइनस आयन वाटर के साथ क्या बना लेगा, H3O2 माइनस बना लेगा। अगर फिर से वाटर दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H5O3 माइनस हो जाएगा। फिर से वाटर दे देते हैं तो ये क्या बना लेगा, H7O4 माइनस हो जाएगा। फिर से वाटर बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H9O5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, श्योर हो। तो OH माइनस जो होगा अपने पास, OH माइनस आयन जो होता है सर ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, या तो हाइड्रोक्साइड आयन बोल देंगे या फिर इसका फॉर्मूला देखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर हाइड्रोजन यहां पर, ऑक्सीजन अगर N है तो ये कितना हो जाता है, ऑक्सीजन अगर N है तो ये कितना हो जाएगा 2N-1। OH माइनस ऐसे एग्जिस्ट करता है। OH माइनस का जनरल खोल फॉर्मूला पूछ दे, ये क्या है सर, ये हाइड्रोनियम आयन का जनरल फॉर्मूला है, ये हाइड्रोनियम आयन का जनरल फॉर्मूला है, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन का जनरल फॉर्मूला है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस के फॉर्म में मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में यह भी पूछा जा सकता है कि OH माइनस किस फॉर्म में एग्जिस्ट मिल सकता है, H3O2 माइनस, H5O3 माइनस, H7, इसके किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। आर्हेनियस ने सिर्फ पानी का नाम लिया था, इसीलिए हम पानी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, किसी और सॉल्वेंट में हम नहीं जा रहे। आर्हेनियस बेचारा फेल हो गया, क्योंकि तुम्हें ही पता है आर्हेनियस ने क्या करा सर, वो बता ही नहीं पाया कि सर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बाकी लोगों में क्यों होता है, किसी और मीडियम में क्यों होता है, नॉन एक्वस मतलब बिना पानी के कैसे होता है, वो बिना बता ही नहीं पाया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है बिना किसी सॉल्वेंट के भी कैसे हो जाती है। मतलब सोच रहे हो, बेचारा पहला बंदा था, ऑब्वियस वो गलतियां करेगा, हमने तो कितने लोगों को देखा है भाई, तुम पहली बार में कितनी गलतियां करते हो। यहां आप एक सिंपल सी बात है, अभी फॉर्म भर रहे हैं उसमें कितनी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। और ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये तो बेचारा चलो वो हो जाता है कि हाँ भाई ये तो चलो थ्योरी दे रहा है, यहाँ एक सिंपल सा फॉर्म भर रहा है उसमें बड़े लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, तो ये बेचारा बना नहीं पा रहा, एक पानी को छोड़ के नहीं बता पाया। लेकिन हाँ पहला बंदा है तो पढ़ लेते हैं कि सर पानी के केस में H+ ऐसे एग्जिस्ट करता है, या OH माइनस ऐसे एग्जिस्ट करता है, OH माइनस ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पानी ऐसे एग्जिस्ट करेगा उसके हिसाब से। आर्हेनियस बेचारा फेल हो गया क्योंकि पानी के अलावा किसी और मीडियम में बता नहीं पाया, एसिड बेस को जस्टिफाई नहीं कर पाया। फिर कौन आया, तो फिर आया हमारी जिंदगी में कौन, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी कहलाती है। ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, ध्यान सुनना, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या है, ध्यान सुनिएगा क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में क्या कहा जाता है, इसमें क्या बोला गया कि भाई साहब कोई भी आदमी ये देखिएगा, एसिड किसको बोलेंगे सर, एसिड्स किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन, या फिर जो बोल देते हैं किसी भी मीडियम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोटॉन डोनेट करते हो। और बेसिस किसको बोलेंगे सर, जो क्या करते हो, विच एक्सेप्ट H+ आयन, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। मतलब यहां पर एसिड और बेस को किसी भी मीडियम में हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एसिड का तो सेम डेफिनेशन रहा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर जो कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी में जो ये वाला एसिड है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी वाला जो एसिड है, और जो आर्हेनियस वाला एसिड है, वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, सेम ही सेम है, ये किसी मीडियम में है, वो सिर्फ पानी में था, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर Bronsted acids, but all Bronsted acids are not Arrhenius acids। क्यों भाई, क्योंकि Arrhenius acid तो पानी में ही देगा ना, Bronsted acid तो किसी मीडियम में दे देगा। All Bronsted acids are not Arrhenius acid। जरूरी नहीं है ना सर, तो देख लीजिएगा एक पॉइंट कि सर सारे के सारे आर्हेनियस एसिड जो होंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि आर्हेनियस एसिड पानी में दे रहा है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड तो हर एक मीडियम में दे सकता है, किसी मीडियम में H+ दे सकता है। तो ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर दूसरी चीज, अगर कोई एसिड है, अगर एसिड ने H+ दे दिया, तो जो यहां बचता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। जैसे HCl है तो HCl क्या हो जाएगा सर, Cl- होगा, और ये क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा। सर HCl अगर एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन हो गया, ये जो भी एसिड है, जो भी बंदा एसिड है, मान लो पानी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो पानी क्या
HSO4 माइनस, और ये क्या बन जाएगा H प्लस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो एसिड अपने पास, एसिड अगर अपना H प्लस देता है, एसिड अगर अपना H प्लस देता है तो क्या जनरेट करता है कॉन्जुगेट बेस जनरेट करता है। एसिड अपना H प्लस देता है तो क्या जनरेट करता है कॉन्जुगेट बेस। अगर बेस की बात करें तो बेस में देखना, बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है, बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बना देता है कॉन्जुगेट एसिड बना देता है, कॉन्जुगेट एसिड बना देता है। इसको हम लोग Ca लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड। जैसे NH3 है तो NH3 क्या करेगा H प्लस लेगा, NH3 क्या करेगा H प्लस लेगा और क्या बना देगा NH4 प्लस बना देगा, NH4 प्लस बना देगा। तो सर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड हो गया। कोई भी आदमी अगर मान लो कह लो कि OH माइनस है, OH माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या बना रहा है H2O, तो OH माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा बेस की तरह, और ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो कोई भी इंसान अगर आपका देखेंगे बेस है, एसिड है तो H प्लस देगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कंजुगेट बेस। एसिड है H प्लस देगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया कंजुगेट बेस। एसिड है किसमें कन्वर्ट हो गया कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। पक्का। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला कि कोई भी एसिड हो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ये याद रखना सर, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वाटर क्या था न्यूट्रल था, क्योंकि वाटर में H प्लस और OH माइनस कोई देगा तो ही बोलेंगे। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला कि भाई साहब ये सबसे पहले बंदे आए जिन्होंने वाटर को एम्फोटेरिक नेचर प्रूफ कर दिया। इन्होंने बोला कि सर सुनिए ना, एक वाटर को आप एक वाटर के मॉलिक्यूल को ये बना दीजिए। सर वाटर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देख लीजिए बेस है सर ये क्या बना रहा है कंजुगेट एसिड, और एसिड है H प्लस देने के बाद क्या बना रहा है कंजुगेट बेस बना रहा है। देख लो अपने पास यही होगा। तो एसिड से कंजुगेट बेस, बेस से क्या बन जाएगा कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लीजिए, एसिड कंजुगेट एसिड बेस कंजुगेट बेस ऐसे बना देगा। पक्का। वाटर का यहां से क्या प्रूफ हो गया कि सर वाटर का कौन सा नेचर है एम्फोटेरिक नेचर है। कौन सा नेचर है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर आएगा, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर आएगा, वाटर का एम्फोटेरिक नेचर होगा। यहां से ये प्रूफ होता है बिकॉज ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी, क्योंकि वाटर दोनों काम करता है, H प्लस भी देता है OH माइनस भी देता है। वो प्रूफ करके दिखाया किसने ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये क्या थे न्यूट्रल थे। इन्होंने बोला नहीं आर्हेनियस ने बोला वाटर न्यूट्रल होता है, ना H प्लस देगा ना OH माइनस देगा, लेकिन ये भाई सब प्रूफ कर गए। याद रखिए कोई भी बंदा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, ध्यान सुनिएगा, कोई बंदा दिया हो मान लो H2O है, ध्यान सुनिएगा, इसका कोई बोल दे कि सर इसका कंजुगेट एसिड बनाओ, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा सर कंजुगेट एसिड बनाओ, और कोई बोल दे इसका कंजुगेट बेस बनाओ। सर अगर आप वाटर को लेके चलते हैं तो वाटर का कंजुगेट एसिड बनाना है, तो एसिड बनाना है मतलब क्या हो गया सर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो सर ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा H3O प्लस बना देगा। लेकिन अगर कंजुगेट बेस बनाना है मतलब एसिड की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तभी तो ये H प्लस लूज करके क्या बना देगा OH माइनस बना देगा। तो कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड, ये देख लो कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। ये देखना अपने पास अगर मैं बोलता हूं कोई भी आदमी NH3 है, ध्यान सुना NH3 सर इसका कंजुगेट एसिड बनाना है, तो ये क्या करेगा सर एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर इसका ये बनाना है तो ये H प्लस एक क्या करेगा लूज करेगा, और ये क्या बना देगा NH2 माइनस बना देगा। अगर मैं बात करूं HSO4 माइनस की, ये देखना HSO4 माइनस सर इसका कंजुगेट एसिड क्या बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा, और ये बनाना है तो क्या बन जाएगा SO4 माइनस 2 बन जाएगा, SO4 माइनस 2 बन जाएगा। ये देख लो पक्का, ये देख ले कोई भी आदमी अगर ऐसे बैठा हुआ है तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर यहां पर ना मैं बोल देता हूं ये देखना HCO3 माइनस, तो सर HCO3 माइनस H प्लस एक्सेप्ट करेगा क्या बना देगा H2CO3 बना देगा, और ये अगर बात करेंगे H प्लस लूज करेगा तो क्या बना देगा CO3 माइनस 2 बना देगा। तो कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ये ध्यान रखिएगा कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस कैसे काम करता है। ठीक है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस अपने पास ऐसे वर्क करेगा। किसी का भी H प्लस ले लोगे, किसी का H प्लस, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन देखो ना लाइन लगी होगी। लिमिटेशन क्या है, तो बेचारे ये उन लोगों के लिए लिमिटेशन नहीं है, इन लोगों के लिए लिमिटेशन होती है जिसका कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि H प्लस देगा और H प्लस लेगा। अब पता चला कोई बेचारा H प्लस है ही नहीं किसी के पास, तो सर उसको हम लोग एसिड नहीं बोल सकते। जैसे ये देखो ना AlCl3 को लुईस एसिड क्यों बोलते, अभी पता चल जाएगा। जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होता ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया
कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट पीवाई क्यूज है भाई, ये नीट पीवाई क्यूज में से एक है सर, नीट पीवाई क्यूज में से एक है, 2019 का शायद 2020 का क्वेश्चन है। क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बनाना है सर। कंजुगेट बेस का मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? एसिड की तरह। तो H प्लस देने, अगर H प्लस दे दोगे, एसिड अगर H प्लस दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजुगेट बेस में। ध्यान सुन लेना, एसिड अगर H प्लस दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजुगेट बेस में। तो एसिड H2O दे देगा H प्लस तो क्या बनाएगा? OH माइनस, और क्या बनाएगा? F माइनस। कंजुगेट एसिड ऑफ O माइनस 2, कंजुगेट एसिड ऑफ O माइनस 2 मतलब वो बेस है। बेस क्या करता है सर? बेस H प्लस एक्सेप्ट करता है। H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो उसका एक चार्ज कम हो जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड। यही होगा, ये बेस होगा ना, और इसका ये क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड बन जाएगा। बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। ये देखिएगा, कंजुगेट बेस ऑफ दिस कंपाउंड। बेस मतलब सर ये देखिएगा, नाइट्रोजन है बेचारा, दो दो हाइड्रोजन लेके बैठा है, इधर CH3 है और इधर CH3 है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के बैठा है। इसका कंजुगेट बेस बनाना है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो कंजुगेट बेस क्या बनेगा? H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर। ये देखिएगा, एसिड है, H प्लस रिलीज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द रिएक्शन NH3 प्लस OH माइनस, बताइए खुद से, इस रिएक्शन में H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है? H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है? H प्लस दे रहा है क्या? वाटर H प्लस दे रहा है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। इस रिएक्शन में कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 माइनस क्या है? HNO3 माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा? NO3 माइनस बनेगा, NO3 माइनस बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ बोथ एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस? दो इसमें ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। सोचिए कौन कौन से होंगे? जो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हो सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकते हैं। H प्लस लूज भी कर सकते हैं, H प्लस गेन भी कर सकते हैं। जैसे इसको देखोगे तो ये H प्लस सिर्फ गेन कर सकता है, HCl ऐड हो सकता है, लूज नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं होगा सर। ये देखोगे OH माइनस, तो ये क्या करेगा सर? H प्लस लूज भी कर सकता है, O माइनस 2 बना देगा, H प्लस गेन भी कर सकता है, क्या बन जाएगा? H2O। सर H3O प्लस की बात करें तो ये H प्लस लूज कर सकता है, लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? H2O। H प्लस गेन नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियस H2O गेन कर सकता है, ये ऑलरेडी H प्लस है। सर ये देखिएगा, इसमें क्या होगा सर? H प्लस लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा? SO4 माइनस 2, और H प्लस अगर गेन कर गया तो ये क्या बन जाएगा सर? H2SO4। सर दो ऑप्शंस इसमें सही हैं, पक्का। तो सर एसिड बेस की दो थ्योरीज हो गई। आर्हेनियस ने बोला पानी में जो H प्लस देगा उसको बोलेंगे बेस, जो होगा OH माइनस में देगा। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी या कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, उसमें क्या बोला गया कि सर जो बंदा H प्लस लेता है सर उसको भी बेस बोलेंगे, और वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, और जो बंदा H प्लस किसी भी मीडियम में देता है उसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट सॉरी एसिड बोल देते हैं, पक्का। अब लुईस एसिड थ्योरी की बात करें तो इनके हिसाब से, लुईस के हिसाब से जो एसिड्स होते हैं ये पता है क्या होते हैं सर? ये एसिड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो खुद क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। जो खुद क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट करेगा ना जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। और सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए सर? वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होने चाहिए ना भाई साहब, वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड को देखोगे तो लुईस एसिड किसको बोलते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। और अगर लुईस बेस की बात करेंगे तो लुईस बेस का मतलब क्या हो जाएगा? लुईस बेस का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान सुनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। मतलब सर यहां लुईस बेस की बात करें तो यहां पर क्या होगा सर? कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर। सर इलेक्ट्रॉन विथ लोन पेयर, सर विथ लोन पेयर होते हैं। सर देख लेना, लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस किसको बोलते हैं ये देख लो। लुईस एसिड और लुईस बेस किसको बोलते हैं ये देख लो। सर देखिएगा, अब आप देखिएगा लुईस एसिड एग्जांपल्स देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखिएगा, इसके एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल सबसे फेवरेट ऑर्गेनिक का AlCl3 देता हूं।
सर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं। कितने हो रहे हैं? एल्युमिनियम का अपना वैकेंट ऑर्बिटल है। BF3 का एग्जांपल देता हूं, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखिएगा। सर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं। सर H प्लस है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, NO2 प्लस है, ये सब क्या होंगे? लुईस एसिड हो जाएंगे। सर जो लुईस एसिड मतलब जिसके पास चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल भी हो ना, न्यूट्रल हो तो उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब पॉजिटिवली चार्ज को तो बोल ही सकते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर है मतलब कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है, सर वो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। पक्का? श्योर हो? अब देखना सर, लुईस बेस की बात करें तो इसका देखना, इसमें क्या होता है? सर कोई बोल दे कि सर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो क्या बोल सकते हैं? नहीं। ये देखो CH4 लुईस एसिड नहीं है ना, लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि सर ऑक्टेट तो कंप्लीट है, नो लुईस बेस, नॉट लुईस बेस। क्यों? क्योंकि सर ऑक्टेट कंप्लीट होना कंडीशन नहीं होती। ऑक्टेट कंप्लीट हो विथ क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। विथ क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है। सर ये लुईस बेस है। अगर मैं निगेटिव चार्ज लेके जाता हूं तो वो सब क्या हो जाते हैं? निगेटिव चार्ज वाले सारे के सारे क्या हो जाते हैं? मोस्टली अपने पास निगेटिव चार्ज वाले क्या हो जाते हैं? लुईस बेस कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तीन ही तरीके से हम एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे, तीन ही तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि एसिड और बेस ही क्या देते हैं? हमें आयंस जनरेट करके देते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें एसिड बेस इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आयंस बनाने के लिए एसिड और बेस से ही बनने वाले हैं। तो सर एसिड डिफाइन कर दो, बेस डिफाइन कर दो, बनाते रहो। पक्का? लुईस एसिड लुईस बेस, इसका लुईस एसिड लुईस बेस हो गया, एसिड बेस हो गया। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। हम सब लोग शुरू से, अभी जब से स्टार्ट किया आयनिक इक्विलिब्रियम, तब से मैं बोल रहा हूं कि वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस में ही अपने पास क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम कहां आता है? वीक एसिड और वीक बेस में। यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे उससे पहले आज मैं एक चीज बताने वाला हूं आयनिक इक्विलिब्रियम की, जो कि हर एक जगह वैलिड होगा, जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? एक बहुत सिंपल सी लाइन है, देखो ऐसे लिखा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। सर अगर डाइल्यूट करते हैं मतलब, या हम बोल सकते हैं सर इंक्रीज इन डाइल्यूशन मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं या फिर डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में ये क्या हो जाता है? सर ये क्या हो जाता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड हो जाता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे, ये बोलना चाहता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब ये एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन ध्यान सुनना क्यों ऐसे अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और अब सर यहां से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो रहा है, क्योंकि यहां से अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू होंगी। और यहां से सर अब आज से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, अभी तक तो एसिड बेस की थ्योरी थी, अब आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो रहा है। कैसे? सर मान लीजिए ये देखिएगा अपने पास, ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों नहीं पढ़ेंगे? अरे भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता है, शुरुआत में ही बता दिया। ए बी इलेक्ट्रोलाइट है सर, रिवर्सिबल मान लो ऐसे टूट रहा हो, ठीक है सर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, ध्यान सुनिएगा सर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको C माइनस C अल्फा लिख दूं? ओह माय गॉड, ये कैसे लिखा? याद करो, एक मोल के लिए अल्फा था तो C मोल्स के लिए कितना करना पड़ेगा? एक मोल के लिए अल्फा था तो C मोल्स के लिए कितना करना पड़ेगा? एक मोल से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, याद करो लास्ट क्लास ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सर अल्फा एक मोल के लिए था, यहां कितने मोल्स हैं? C मोल्स। तो एक मोल से अल्फा तो C मोल से C अल्फा, ये कितना हो जाएगा? C अल्फा और C अल्फा होगा क्या? ये C अल्फा और C अल्फा होगा क्या? पक्का? देखिएगा, अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सर A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस डिवाइडेड बाई AB लिखूंगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस 1 माइनस अल्फा लिख दो। सर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? इफ अल्फा इज लेस देन 5%, या फिर अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.05 आती है, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है, देन उस केस में हम लोग क्या मानते हैं? सर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और 1 माइनस अल्फा को हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं।
वन माइनस अल्फा को क्या मान लेते हैं, अल्फा वन मान लेते हैं। तो सर यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही देखोगे, ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, सी अल्फा स्क्वायर, वन माइनस अल्फा को क्या ले लेंगे सर, सी अल्फा स्क्वायर ले लेंगे। अल्फा की वैल्यू देखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन सी आ रहा है। सर देख लीजिए, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है क्या, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, अगर कोई बोले तो सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम था। देख लो सर, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू किससे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि सर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम करोगे, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सर इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बस याद रखना ये किसके लिए वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जहां पर अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.05 है, परसेंटेज में ये, फ्रैक्शन में 0.05। तो अल्फा की वैल्यू जहां लेस देन 5% है, वहां पर वन माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, वन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाई सी आ जाएगा, निकालते रहो। कोई बोल दे सर अगर फॉर सेम रिएक्शन, याद करो अगर मैं सेम रिएक्शन पे हूं, फॉर सेम रिएक्शन अगर मैं ऐसा बोल दूं, फॉर सेम रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम होगा, तो अल्फा वन अपॉन अल्फा टू किस पे डिपेंड करेगा, C2 अपॉन C1 लिख सकते हैं। कैसे सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अल्फा वन नीचे C1, अल्फा टू ऊपर C2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कर दो। सर वॉल्यूम बढ़ाओगे, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही तो बढ़ाना होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यही होता है ऑस्टवाल्ड। किसके लिए है, हमेशा याद रखिएगा, किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसका एक ही लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन क्या है, देख लो, यही फिर से लाइन आ गई कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद दिस। लिमिटेशन क्या है सर, कभी भी गलती से ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सर इक्विलिब्रियम वर्ड ही नहीं आता है, इक्विलिब्रियम वर्ड ही नहीं आता है, तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज नहीं होगा। यही इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। अच्छा क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि भैया एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 100%, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सर 1 माइनस 1 पुट करोगे इन्फिनिटी चले जाओगे भाई, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे वैलिड नहीं करना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वैलिड नहीं करना है। तो हमने तो एक तो जान लिया कि एसिड बेस क्या होता है, डिफाइन कैसे होता है। अब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन हाँ एसिड बेसिस में बात कर रहे हैं। एसिड्स में, एसिड्स का जब हम लोग अल्फा या ये सब चीजें पढ़ते तो हमें निकलने को मिलता है पीएच स्केल। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, अगर मैं से कोई पूछ दे, अगर मुझसे कोई पूछ दे ये एक चीज, हाँ ये देख लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू किसके किस पे वो डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे सर, अल्फा ऑब्वियस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर किसी का बढ़ाओगे तो टूटेगा, जल्दी जल्दी टूटेगा ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन पे अगर बोल दिया जाए डाइल्यूशन पे, तो डाइल्यूशन पे ऑब्वियस है, डाइल्यूशन करोगे अल्फा बढ़ेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, एक समराइज किया गया है आपके लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन, ये देख लो। और ये जो फिजिक्स का फैक्टर लगा हुआ है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, जैसे आप जिस सॉल्वेंट में जाते हैं, पानी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हुआ, आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। पक्का। तो ये हम लोगों के पास एसिड बेस बेसिक चीजें आई। अब एसिड बेस को मेजरमेंट करने के लिए, एसिड बेस की जो पावर है, एसिड बेस का मेजरमेंट करना होता है, तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, तो सर पीएच इज नथिंग, पीएच इज नथिंग। पीएच अगर कोई पूछे तो सर ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। सर माइनस लॉग H प्लस आयन होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूं तुम्हें, सर ये सीधा सीधा ना P ऑफ एक्स कुछ भी लिखा है इस चैप्टर में, P ऑफ एक्स कुछ भी लिखा है तो इसको सीधा सीधा लिखना है, माइनस लॉग एक्स लिखना है। सर देख लो कैसे, सर अगर मैं बोलता हूं PKA बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं POH तो ये क्या लिखोगे, माइनस लॉग OH माइनस। सर अगर मैं बोलूंगा PKB तो PKB क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KB। सर सीधा सीधा ये देख लो, P ऑफ, ये देखना अगर मैं ऐसा लिख देता हूं PK
माइनस लॉग के एज। सर सिंपल सा एक तरीका है, एक सिंपल सा तरीका है कि पी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एक्स, या हम बोल देते हैं कि पोटेंज हाइड्रोजन। जैसे इसका पीएच को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पोटेंज हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाता है, पोटेंज हाइड्रोजन, या फिर इसको कहीं कहीं पे नॉर्मल टर्म में क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ ए हाइड्रोजन। कि सर हाइड्रोजन की पावर बताता है, H+ का बताता है कितना पावर है। सर पीएच क्या बोलता है कि पीएच जितना कम होगा सर एसिडिक स्ट्रेंथ, पीएच जितना कम होगा सर एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। पीएच जितना कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। पक्का। पावर ऑफ एक्स इज नथिंग माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स। अब ध्यान सुनना, अब आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पीएच हो गया, पीओएच हो गया, कुछ भी निकालने को बोले माइनस लॉग कर देना, आंसर आ जाएगा। वो चाहे केडब्ल्यू हो, के हो, केबी हो, सब अभी जानेंगे क्या क्या होता है। बट पीएच कम हुआ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब मुझसे किसने बोला कि सर ये बताइए पीएच निकालने जाएंगे तो पीएच लॉग, अपने को बार बार मैं बोल रहा हूँ लॉग किसी को भी नहीं आता, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि भाई लॉग समझाने का अब इस बैच में थोड़ा टाइम कम है। कोशिश कीजिएगा लॉग, मतलब किसी भी आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे लोग सिखा रहे होंगे, आप वहाँ से लॉग सीख सकते हैं। बस हाँ, यहाँ पर यूज़ करना जानिएगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके एक बार लॉग सीख लीजिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको H+ दिया है तो आप माइनस लॉग H+ करेंगे, पीएच निकल जाएगा। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल इन जनरल कहाँ से कहाँ होता है, पीएच स्केल की बात करें तो इन जनरल पीएच स्केल, अभी सब कुछ तोड़ेंगे अपने पास। इन जनरल पीएच स्केल का जो रेंज होता है, पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है सर, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक। सर कहाँ से कहाँ, ये 14 हो गया, ये क्या हो गया 7। इस 7 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जनरल नहीं पढ़ा होता। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अब होता क्या, मैंने बोला पीएच निकालना है तो आपको कुछ नहीं सर, किसी का भी मैं ऐसे बोल देता हूं, मैं एक ऐसे लैंग्वेज यूज करता हूं कि शॉर्टकट पहले आपको बता देता हूं। रीजन कि अभी शॉर्टकट आपको जानना जरूरी है भाई, इस बैच में तो शॉर्टकट और ज्यादा जानना जरूरी है, टाइम कम है। सर x की वैल्यू अगर a इंटू 10 की पावर -b दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू a इंटू 10 की पावर -b दिया गया है तो पावर ऑफ x क्या होगा सर, सीधा सीधा ये लिख सकते हैं b माइनस लॉग a, b माइनस लॉग a। x की वैल्यू अगर आपको दिया गया है a इंटू 10 की पावर -b, कोई बोले कैसे आया भाई, देख p ऑफ x निकालने जाएगा तो कैसे निकालेगा, माइनस लॉग x निकालेगा। सर माइनस लॉग, ये देखना a इंटू 10 की पावर -b लिखूंगा। सर ये कितना होगा, माइनस लॉग a प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -b। सर -b पावर अंदर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, लॉग का अगर अलजेब्रा लगाएंगे तो ये +b होगा, +b log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सर ये इतना सॉल्व करके अगर आप ये लिख रहे हैं तो फिर इस क्लास का क्या ही फायदा होगा। मैं डायरेक्ट यही रिजल्ट आपको यूज करने के लिए बोल रहा हूं। आप सोचिएगा, पहला शॉर्टकट मैंने बोला अगर H+ हो चाहे OH- हो, कुछ भी दिया हो आपको, जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा आप 2 सेकंड में निकाल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला H+ दिया, ध्यान से देखना, H+ दिया, मैंने बोला 2 इंटू 10 की पावर माइनस लॉग 2, 3 माइनस 0.3, 2.7। ये देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं सर ये देखो OH- लिखता हूं, मैं बोलता हूं OH- की वैल्यू बताओ, OH- दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर -6m, POH बताना है, सीधा सीधा सर 6 माइनस लॉग 4। कहीं भी अगर मैं लिखता हूं K की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -3, सर व्हाट इज PK, सीधा सीधा शॉर्टकट यूज करो, PK क्या हो जाएगा 3 माइनस लॉग 3। सर अगर मैं कहीं लिखता हूं KB 4 इंटू 10 की पावर -8, सर पीके भी क्या हो जाएगा, पीके भी 8 माइनस लॉग 4। अब ये शॉर्टकट यूज करो, आंसर आ जाएगा, जिसका बोले उसका। अगर मैं बोलता हूं KW 10 की पावर -12 तो PKW क्या हो जाएगा, ये रुक जाओ अभी ये बताता हूं, ये रुक जाओ, ठीक है। अच्छा उल्टा भी देख लो, अब देखना ध्यान सुनना, एक पहला शॉर्टकट तो ये आ गया, दूसरा शॉर्टकट देखिएगा, दूसरा शॉर्टकट क्या बोलता है। अब ये हर एक बार रिजल्ट नहीं लिखूंगा, ये देखिएगा, अगर पावर ऑफ x की वैल्यू कोई नंबर दिया है, मान लो अपने पास a दिया है और ये अगर होल नंबर है,
तो सर x की वैल्यू जो निकालनी है ना, वो सीधा सीधा 10 की पावर -a लिख सकते हैं। 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? -a लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा कैसे, अब वो फिर आपको रिजल्ट देखने हैं। या फिर ध्यान सुनना, अगर x की वैल्यू 10 की पावर -b दी गई है तो पावर ऑफ x क्या हो जाता है? b हो जाता है। ये दो रूल्स, दो शॉर्टकट आप खूब यूज करेंगे क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल फास्ट बनेगा। जैसे मैंने लिखा था kw 10 की पावर -14, pkw क्या हो जाएगा? सर ये सीधा सीधा 14 लिख सकता हूं। शॉर्टकट देख लीजिए, किसी को लगता हो तो वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना भाई कि सर x की वैल्यू देखना ध्यान से, x की वैल्यू 10 की पावर -b दी है तो px क्या होगा? सर माइनस लॉग 10 की पावर -b प्लस b हो गया log 10 1 हो गया। अब आप इतना क्यों सॉल्व करने जाओगे? शॉर्टकट सिखा रहा हूं, सीख लो। पावर ऑफ x a है तो सर x की वैल्यू 10 की पावर क्या हो जाएगी? -a। x की वैल्यू 10 की पावर -b है तो px पावर ऑफ x क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सर b। कहीं भी दिया हुआ है, कहीं ऐसे लिखा हुआ है k की वैल्यू 10 की पावर -6 लिखा हुआ है तो इसके केस में pk कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 6। अगर कहीं लिखा हुआ है kb 3 इंटू 10 की पावर -4 तो इसके केस में pk भी क्या होगा? सर ये कौन सा हो जाएगा? 4 - log 3 लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर कहीं pH 7 लिखा है तो H प्लस की वैल्यू कितना लिख दूंगा? सीधा सीधा 10 की पावर -7 लिख दूं। अगर कहीं पर OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर -8 लिखा हुआ है तो यहां पर POH कितना लिख सकता हूं? 8 लिख सकता हूं। OH माइनस की वैल्यू बस देख लो। यही दो शॉर्टकट यूज करने हैं, यही दो शॉर्टकट आपको खूब यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको ना एनसीईआरटी हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत बार यूज करने को मिलेगा। एक एक लाइन में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और खासकर अब तो भैया टाइम है नहीं कि इतना सारा टाइम देंगे इसके ऊपर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट सीख ले रहे हैं ताकि हम पीएच की कैलकुलेशन फास्ट कर पाए। अब हम पीएच निकालने जाएंगे तो हमारे पास पीएच निकालते टाइम सबसे पहले जो पीएच निकाला जाता है, हम पीएच क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हम एसिड को कंपेयर करेंगे। जिसको लॉग की वैल्यूज याद ना हो, देखो भाई कुछ लॉग की वैल्यूज मैंने डाल दी हैं, ठीक है। ऐसे बेसिक लॉग पता होता है यार, a की पावर x है तो x log a हो जाता है, पावर नीचे आ जाता है। log a इंटू b होता है तो log a प्लस log b होता है। log a बाई b है तो उसको क्या लिख देते हैं? log a माइनस log b लिख देते हैं। कुछ बेसिक लॉग्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता प्लीज आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा जरूर कहीं जाके, नहीं तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा आपके लिए। क्योंकि मैं अब थोड़ा सा पीएच पे आता हूँ। पीएच देखो, पीएच हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो आयनिक इक्विलिब्रियम है नहीं। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का केस लेते हैं, अगर केस वन लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में भाई एक बात बताओ, मान लो HCl है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं। कैलकुलेट पीएच ऑफ, क्या होगा? सॉरी, क्या होगा? कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -3 MHCl, क्या होगा? सर HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो थोड़ी ना सोचेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं जाता, ये तो बस सीधा सीधा जाएगा। सर HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -3। सर वो कुछ देर बाद 0 हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? दोनों की 10 की पावर -3m हो जाएगी। सर व्हाट इज H प्लस आ गया, H प्लस की वैल्यू आ गई 10 की पावर -3। सर पीएच निकालना है, सीधा सीधा लिख दो 3 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन में लिखता हूं कैलकुलेट पीएच ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -4m H2SO4, अब इसका पीएच निकालना है। कैसे निकालोगे इसका पीएच कैसे निकालोगे? अगर इसका पीएच निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालोगे? सर H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान सुनने का, H2SO4 है। अब थोड़ा लॉजिक लगा के रखना, H2SO4 टूटेगा तो भाई साहब H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर स्ट्रॉन्ग एसिड कितना देगा? 2H प्लस और सल्फेट -2। ध्यान से देखना, सर ये क्या हो जाएगा? सर 2 इंटू 10 की पावर -4m है, ये कितना है? 0 0। सर जैसे ही इसमें टाइम कुछ देर बाद ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 टाइम्स 2 इंटू 10 की पावर -4, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -4।
ये देख लो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई सर, 4 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। pH की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 माइनस लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू देखोगे 0.6 होता है, 0.602, तो ये क्या हो जाएगा 3.4 आ जाएगा। कहीं भी बोले स्ट्रॉन्ग एसिड बोले, आंख बंद करके लगा दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में डायरेक्ट लगा सकते। कोई बस हाँ देख लेना कौन सा एसिड लिया हुआ है। मान लो जैसे मैं ये बोल रहा हूं, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -3 m, ऐसे लिख दिया H2A, H3A लिख देता हूं, H3A ऐसे लिख दिया। H3A का मतलब क्या हो गया सर, ये कौन सा एसिड होगा सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। मतलब एसिड जो H प्लस देता है उसको बोलते हैं, एसिड जो H प्लस देता है तो उसको बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी बोली जाती है। बेसिसिटी मतलब कितना H प्लस देगा, तो सर कितना H प्लस देगा, H3A टूटेगा, H3A टूटेगा तो क्या बना देगा, 3H प्लस बना देगा, और क्या बना देगा, A-3 बना देगा। सर देखिएगा सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस है उसका कितना हो गया, और यहां से pH कितना आ जाएगा। सीधा शॉर्टकट लगाओ, बाकी अगर किसी को लॉन्ग कट करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए टाइम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे उतना टाइम अब इस बैच में नहीं लगाना। आप सीधा सीधा शॉर्टकट यूज कीजिए, शॉर्टकट्स आपके सामने हैं, ये आप ही के लिए शॉर्टकट्स बताए गए हैं। पावर ऑफ एक्स, सीधा सीधा आंसर निकाल दीजिएगा। यही दो शॉर्टकट्स के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, विद इन सेकंड क्वेश्चंस होंगे पक्का। स्ट्रॉन्ग एसिड का केस में सिंपल H प्लस निकालना होता है। मजा कब आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं आता मजा। स्ट्रॉन्ग बेस में मजा नहीं आता। केस 2 देखिएगा, वाटर का केस लीजिएगा। जब वाटर का केस होता है ना, तो वाटर भाई साहब अलग चलते हैं, वाटर का लाइफ अलग है, वाटर थोड़ा अलग चलता है। वाटर का पीएच जो होता है ना, वाटर के केस में पीएच और पीओएच थोड़ा अलग फ्लक्चुएट करता है। एक्चुअली होता क्या है, पानी के केस में देखना ध्यान से, पानी के केस में क्या होगा, H2O है, H प्लस है और OH माइनस है। सर इसको मैंने वीक एसिड की तरह ट्रीट करता हूं या वीक बेस की तरह, क्यों, इसका रीजन अभी पता चल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं टाइम इज इक्वल या यहां पर ले लूं, ऐसे नॉर्मली हम लोग ऐसे बोल देते हैं, ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेने जाएंगे तो क्या ले लेंगे, H प्लस लेंगे और OH माइनस लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या ले लेंगे, H2 ले लेंगे। ऐसे तो प्योर लिक्विड है, लेकिन याद रखिएगा K इक्विलिब्रियम इंटू H2, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, और ये जो टर्म होता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं KW। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। KW की जो वैल्यू होती है ये कहलाती है H प्लस इंटू OH माइनस। ये अपने पास, ये आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। सर वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट ये होता है KW। KW क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ KW की, तो यहां पर देखना क्या मिलेगा मुझे, KW इज नथिंग H प्लस इंटू OH माइनस। केस 2 क्या है, वाटर का केस। वाटर के केस में H प्लस भी होता है, OH माइनस भी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है। लेकिन ध्यान सुनना, एक्सपेरिमेंट से ध्यान से देखना अपने पास, एक्सपेरिमेंटली एट 25 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर -14। कितनी होती है, 10 की पावर -14। कितनी होती है, 10 की पावर -14। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे, ये रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाओगे इस रिएक्शन में, ध्यान सुनिएगा, KW क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा सर, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, KW की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करेंगे, KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, वाटर का रूम टेम्परेचर पे KW कितना होता है, 10 की पावर -14। सर यहीं से एक चीज और निकाल सकता हूं, PKW कितना हो जाएगा, शॉर्टकट पता है ना, 14 हो जाएगा। क्यों निकाला भी पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। सर वाटर में अगर मैं न्यूट्रल वाटर लेता हूं, न्यूट्रल वाटर मतलब, सर वाटर न्यूट्रल का मतलब आपका H प्लस और OH माइनस क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोई बोल दे एसिडिक वाटर है, तो एसिडिक वाटर भाई क्या हो जाएगा, एसिडिक वाटर का मतलब क्या हो जाएगा कि सर H प्लस की वैल्यू उसमें ज्यादा होगी OH माइनस से। और सिमिलरली देखना, अगर बेसिक वाटर बोला जा रहा है, बेसिक वाटर बोला जा रहा है, तो बेसिक वाटर में क्या बोला जाएगा कि सर H प्लस की वैल्यू लेस देन OH माइनस होगी, H प्लस की वैल्यू लेस देन OH माइनस होगी। यही होगा एक्सपेरिमेंटली, यही सब बोल सकते हैं, ध्यान से देख लेना अपने पास पक्का। सर ये देखिएगा, ये देखना अपने को,
अब एसिडिक और बेसिक वाटर हो गया। मैं एक काम करता हूं, मुझे KW की वैल्यू क्या बोली गई है, फॉर न्यूट्रल, या फिर इसी के लिए वर्ड यूज किया जाएगा प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर उतना न्यूट्रल वाटर ऐसे लिख देता हूं ताकि मैं अपना डेरिवेशन कर लूं। ये देखिएगा, फॉर न्यूट्रल वाटर अगर मैं डिराइव करना चाहूं, न्यूट्रल वाटर का मतलब हो गया H प्लस इज इक्वल्स टू OH माइनस। KW की वैल्यू क्या है, H प्लस इंटू OH माइनस है, H प्लस इंटू OH माइनस है। इसको क्या मैं लिख सकता हूं H प्लस का होल स्क्वायर, या फिर लिख सकता हूं OH माइनस का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? सर H प्लस की वैल्यू या फिर OH माइनस की वैल्यू न्यूट्रल वाटर में इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल होती है, अंडर रूट KW के। सर अंडर रूट KW के, ध्यान से देख लेना अपने पास, अंडर रूट KW के ध्यान से देख लेना अपने पास क्या होगा, कैसे सर H प्लस के बदले OH माइनस पुट कर दो, OH माइनस का होल स्क्वायर, OH माइनस के बदले H प्लस पुट कर दो, H प्लस का होल स्क्वायर। KW की वैल्यू H प्लस इंटू OH माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट KW हो जाएगा। ध्यान से देख लो अपने पास, पक्का। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर या फिर हम बोल देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, KW की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर -14। तो व्हाट इज H प्लस और OH माइनस, ध्यान से देखिएगा। सर व्हाट इज pH, 7, POH कितना हो जाएगा, 7। सर pH निकालना है, POH निकालना है, सब कुछ किसके इक्वल हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा। कैसे निकाला सर, देखिएगा पहले ये रिजल्ट्स याद रखिएगा, जो ये रिजल्ट्स बना रहा हूं। सर H प्लस और OH माइनस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अंडर रूट KW के। क्यों, क्योंकि सर न्यूट्रल वाटर है तो उसमें दोनों के दोनों बराबर होंगे। KW की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, H प्लस इंटू OH माइनस लिख सकते हो। सर रूम टेम्परेचर पे ये होता है, KW की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है। यही होगा, एक्सपेरिमेंटली यही सब आता है। अच्छा ये वैल्यूज देखोगे तो ये वैल्यूज तुम्हें याद नहीं, ये याद होती चाहिए, रूम टेम्परेचर पे इतना होता है, इससे आपका चीजें आ जाएंगी। एक मिनट ध्यान सुनना, सर आपको जब pH स्केल कोई बोलेगा ना तो याद रखिएगा pH स्केल कहां से कहां होता है, 0 से लेकर pKW तक। सर pH ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर, सर न्यूट्रल वाटर का pH कितना आया है, 7 आया है। सर उसको मैं लिख सकता हूं pKW/2 लिख सकता हूं। कैसे, pKW की वैल्यू कितनी थी, 14। आप करके देख लोगे सेम आएगा। pH ऑफ न्यूट्रल वाटर क्या होगा सर, ये सर pH स्केल का जो रेंज होता है 0 से लेकर कहां से कहां तक, pKW तक, ये देख लीजिएगा। और जो मिडिल पॉइंट होता है pKW/2, इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक होगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक होगा। सर एक बार ध्यान से देख लीजिए इस पूरे स्लाइड को। अब आगे से जाके देखेंगे आपकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। पानी के ऊपर देखेंगे तो अब तूफान आने वाला है। पानी के ऊपर क्या तूफान आएगा देखिएगा, पता चलेगा, ठीक है। क्या आएगा देख लो। सर pH का स्केल पता चल गया कहां से कहां होता है, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर क्या होता है, pKW/2 हो जाता है। सर यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा, KW को हमने क्या लिखा है, H प्लस इंटू OH माइनस लिखा है। सर एक काम करें, लॉग लगा दें, माइनस लॉग पहले लगा देते, चलो एक एक स्टेप लेते हैं। लॉग KW कर दें तो लॉग KW इज नथिंग लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस। और अगर मैं सब जगह माइनस लॉग लगा दूं, माइनस लगा दूं, माइनस लॉग KW, दोनों साइड माइनस कर दूं, माइनस लॉग H प्लस माइनस प्लस माइनस लॉग OH माइनस माइनस लॉग OH माइनस। ये देख लो, इसको क्या बोलते हैं, pKW इज नथिंग pH प्लस POH, pH प्लस POH। आप इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को याद रखेंगे। पानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी के केसेस आते हैं, मैं इसीलिए अलग अलग केसेस बता रहा हूं। पानी का जो pH स्केल है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 0 से लेकर pKW तक। pKW जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ध्यान सुनिएगा, आप अगर दिमाग में ये फिट करके बैठे कि पानी का pH हमेशा 7 होता है, ऐसा नहीं होता। वो आपका डिपेंड करेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा। सर पानी का pH फ्लक्चुएट करेगा, ये सब सारे के सारे शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखिएगा। सर वाटर का ऐसे नॉर्मली हम लोग कोई पूछ दे आपसे, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो वाटर का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कोई पूछ दे, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, तो याद रखिएगा मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर जो होता है ना वो कितना लिया जाता है,
सर 55.55 मोल्स पर लीटर। 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते हैं पानी के? सर वाटर के कितने मोल्स होते हैं? 1 लीटर अगर वाटर लेते हो, 1 लीटर अगर तुम पानी पी रहे हो, उसमें कितने मोल्स होंगे वाटर के? 55.55। क्यों? क्योंकि वाटर का 1 लीटर मतलब 1 kg, और उसको फिर आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 18 ग्राम से डिवाइड कर दीजिए, इतना मोल्स आ जाएगा, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। 1 लीटर पानी में कितना आ रहा है? 55.55। रूम टेम्परेचर पे इसको क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर लिखते हैं। सर देखिएगा ना, 1 लीटर में आपका पानी का मॉलिक्यूल कितना है? 55.55। सर आपका पीएच या H प्लस और OH माइनस कितना आ रहा है? 1 लीटर में से कितना H प्लस डिसोसिएट कर रहा है? 10⁻⁻7। सर इसी को मैं एक चीज लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। वाटर है, देखना सर, वाटर में बहुत वीक डिसोसिएट होता है। टाइम जब 0 है तो सर इसकी वैल्यू कितनी है? 55.55 मोलारिटी है। ये कितना है? 0 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, देखना जब ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो इसमें से कितना कम हो जाएगा? 10⁻⁻7। ये कितना बन रहा है? 10⁻⁻7। अगर तुमसे कोई पूछ दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, कोई पूछ दे, तो ये कितना हो जाएगा सर? 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 अपॉन 55.55 माइनस 10⁻⁻7। सर ये वैल्यू क्या होगी? बहुत छोटी हो जाएगी। अगर कोई पूछ दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर बताओ या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बताओ, तो तुम कितना निकाल दोगे? ये किसके इक्वल आएगा? सर पानी बहुत वीक डिसोसिएशन करता है, याद रखिएगा। कोई पूछ दे ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻14 टू सर 10⁻⁻14/55.55। पक्का? ये देख लो सर। इसको क्यों लिया? क्योंकि सर पानी बहुत वीकली डिसोसिएट करता है। कोई भी बोले वाटर का H प्लस बहुत कम जाता है, कितना जाता है? 10⁻⁻7। सोचो 55 मोल से है, 55 मोल में से 10⁻⁻7 कितना छोटा क्वांटिटी आयनाइज कर रहा है। इसीलिए पानी का KW जो होता है या सब चीज बहुत छोटी होती है। पानी को कभी हाथ लगाओगे करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि बहुत छोटा H प्लस देगा, बहुत वीक H प्लस और बहुत वीक OH माइनस देगा। पानी के केस में हमने क्या बोला सर? देखिएगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर लेते हैं या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, सर KW की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻14। PKW की वैल्यू कितनी होगी? सर 14। रूम टेम्परेचर पे आपको ही पता है PKW कितना होता है? सर PH प्लस POH होता है। मतलब ये सब कुछ किसके इक्वल होता है? 14 के। सर देखिएगा सर, पीएच स्केल का जो रेंज होता है, पीएच स्केल का रेंज कहां से कहां होता है? सर 0 से लेकर PKW तक। PKW मतलब 14। पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होता है? पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होता है? सर ये किसके इक्वल होता है? PKW/2। सर ये कितना हो जाता है? 7। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। आप क्या बोलते हो कि सर पीएच स्केल ये यहां से यहां जा रहे हैं, सर ये 0 से लेकर 14। 7 क्या है? न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल है। सर यहां से इधर गए एसिडिक होगा और इधर गए बेसिक होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, इसीलिए बोला कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में हो सकता है, ये देखिएगा क्या दे दिया जाए सर, एट 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू कितनी हो जाती है? 10⁻⁻12। KW की वैल्यू एट 90 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है? 10⁻⁻12 हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं सर। 25 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस लेके गए, सर KW की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। KW की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज कर गई 90 डिग्री सेल्सियस पे जाते जाते। सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? KW की वैल्यू 10⁻⁻12 हो गई। इससे क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, इससे KW की वैल्यू 10⁻⁻12। सर इससे अब देखिएगा PKW की वैल्यू कितनी हो गई? सर 12 हो गई। सर पीएच स्केल का जो रेंज है, पीएच स्केल का जो रेंज है वो कहां से कहां तक चला गया? सर अब 0 से लेकर 12 तक आ गया। सर पीएच स्केल का रेंज छोटा हो गया, मतलब अब आपका जो पीएच स्केल है वो कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करेगा? 12 तक। और अब पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कोई बोलेगा तो पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना हो जाएगा? ये सर अब की बार देखिएगा ये क्या होगा? 6 से नीचे आएंगे तो एसिडिक होगा, 6 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बेसिक होगा। पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर देख लीजिए ना कितना हो गया इस केस में। पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, सर याद रखिएगा पानी का पीएच नॉर्मल केस में 6 हो सकता है। कब? हाई 90 डिग्री सेल्सियस पे।
सर आप जो 7 पे न्यूट्रल बोल रहे हो, यहां देखो 7 वाला क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। पीएच स्केल फिक्स नहीं होता, पीएच स्केल फिक्स नहीं होता। कैसे सर, ये फ्लक्चुएशन देख लीजिए, आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया पीएच स्केल क्या हो गया, छोटा हो गया। इवन न्यूट्रल का जो टेम्परेचर था, न्यूट्रल जो पीएच था वो भी क्या हो गया, 6 हो गया। कम क्यों हुआ, बिकॉज आपका KW की वैल्यू बढ़ गई। तो आप याद रखिएगा, KW की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर से चेंज होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहां सुनना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से देखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे KW की वैल्यू बढ़ेगी। और सर ध्यान से देखिएगा, KW की वैल्यू बढ़ेगी, PKW की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सर पीएच स्केल का रेंज क्या होगा, पीएच स्केल का रेंज क्या होगा, सर कम होगा। सर पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर क्या होगा। सर सब कुछ एक साथ लिख रहा हूं, ट्राई कीजिएगा भैया। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम हॉल में कभी भी किसी भी पॉइंट में पूछी जा सकती हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। सर पहले कितना था, 7, अब कितना हो गया, 6। अगर उल्टा कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, पीएच स्केल बड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे, पीएच स्केल बड़ा हो जाएगा। तो देख लो सर, हम लोगों ने क्या किया, वाटर का केस लिया। वाटर के केस में क्या देखा, पहले स्ट्रॉन्ग लिया गया, तो यहां वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा H+ और OH- के ऊपर डिपेंड करता है। H+ और OH- दोनों के ऊपर होगा, टेम्परेचर इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने, ठीक है। पीएच प्लस पीओएच क्या हो जाता है, PKW। अच्छा कोई बोले सर क्या लेंगे, हमेशा नॉर्मली, हमेशा इन जनरल आप यही लेके चलते हो, इसीलिए हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हैं कि पीएच ऑफ वाटर क्या होता है, 7 होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 ही होगा। पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पक्का, तो ये छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, श्योर हो। अच्छा वाटर जब कर लिया, तो वाटर के ऊपर देखोगे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताओ क्या निकालोगे इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को। अब सोचो कोई बोले सर ये सब कहाँ, हमने तो नहीं पढ़ा था। अरे भैया एनसीईआरटी में पढ़ लो। 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ाया, सर KW की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -13। जैसे ही पता चला सर PKW की वैल्यू कितनी आ गई, 13। सर पीएच स्केल का रेंज कहां से कहां तक जाएगा, फटाफट इसके बारे में लिखना शुरू करो। कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 13। सर ये देख लीजिए, सर यहां पर पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होगा, इसका आधा होगा। इधर जाएंगे तो एसिडिक होगा। सर सब कुछ ही चेंज हो जाएगा आपकी जिंदगी का। आप जो रटने का तरीका लेके बैठे हुए हैं, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर, सर ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना हो जाएगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना हो जाएगा, 13/2, कितना हो गया, 6.5। सर 6.5 क्या होगा, अब की बार न्यूट्रल कहलाएगा। 7 इज ऑलवेज नॉट, 7 जरूरी नहीं कि न्यूट्रल ही हो, 7 न्यूट्रल हमेशा नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पे है। टेम्परेचर बढ़ाओगे पीएच स्केल छोटा हो जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -13। पक्का। यूनिट ऑफ KW, पावर यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ KW। KW का यूनिट क्या होगा, सर KW का यूनिट क्या होगा, KW किसके इक्वल है, H+ इंटू OH- के इक्वल है। H+ इंटू OH-, सर क्या होगा, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मल्टीप्लाई करो, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मल्टीप्लाई करो, तो मोल्स पर लीटर और मोल्स पर लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मोल स्क्वायर लीटर -2 हो जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर -2 हो जाएगा। देखिए KW की वैल्यू क्या होगी, एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर दिया गया है, H+ दिया गया है, KW की वैल्यू निकालनी है। KW क्या होता है सर, H+ इंटू OH- होता है, या फिर प्योर वाटर है तो सर उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, H+ का होल स्क्वायर, या फिर क्या लिख देते हैं, OH- का होल स्क्वायर। KW की वैल्यू क्या हो गई, उसका स्क्वायर 10 की पावर -6 का स्क्वायर 10 की पावर -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KW। अब निकालो, ये सब क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। सर वैल्यू सारे फॉर्मूले शीट्स बना के रखिए, आप क्वेश्चंस करते रहिए। बताइए pH 7 है, वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा। pH 7 न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेस होगा, क्या होगा। PKW वाटर का दिया हुआ है, कहां से कहां, 13.4, 0 से लेकर 13.4। पीएच स्केल का रेंज आ गया, इसका जस्ट हाफ करेंगे 6.7, ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। सर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे क्या कहलाएंगे आप, एसिडिक कहलाएंगे, और इधर जाएंगे क्या कहलाएंगे, बेसिक कहलाएंगे। बताओगे 7 क्या कहलाएगा सर, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस टेम्परेचर पे 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आ जाएगा सर, अल्कलाइन आएगा क्या, अल्कलाइन आएगा क्या।
पक्का भैया देख लो, पीएच पीएच निकालना है, पीएच दिया हुआ है, H प्लस निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, पीएच दिया है कितना 3.31। सर H प्लस की वैल्यू डायरेक्ट लिखना चाहें तो 10 की पावर माइनस 3.31, लेकिन भाई अब माइनस ऑप्शन है नहीं, तो इसके केस में हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पीएच की वैल्यू अगर ऐसे दिया हुआ है 3.31 तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस लॉग, देखो इसका शॉर्टकट यही होता है, आप देखना ध्यान से, H प्लस की वैल्यू निकालने जाओगे तो H प्लस की वैल्यू क्या लिखोगे, लॉग का इधर गया तो एंटी लॉग, और निगेटिव पहले से पहुंचा हुआ है। अब ध्यान से देखना, जिसको लॉग निकालने आता है उसको एंटी लॉग भी निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बस याद रखना ये -3 है ना, तो इसको बस इससे बड़ा नंबर ले लो, -4 ले लो, और इसको क्या कर दो यहां पर एंटी लॉग 4 माइनस 3.31, एंटी लॉग 0.69। ये किसका होता है, किसके लॉग की वैल्यू 0.69 होती है, 5 के लॉग की वैल्यू 0.69 होती है। तो सर ये निकाल सकते हैं आप 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4। पीएच दिया है तो H प्लस निकालने के लिए एक तो तरीका ऐसे था, लेकिन ये फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग करके निकालेंगे। और एंटी लॉग निकालने के लिए कोई निगेटिव नंबर है तो उसका एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, सर -3.31 है तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो, 10 की पावर -4, और ये क्या कर दो, यहाँ -4 किया, यहाँ +4 करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू डेसिमल में आएगी। log 1 से लेकर 10 तक, log 1 से लेकर 10 तक देख लो किसकी वैल्यू उसके आसपास है, उसी का आंसर टिक मार दो। पक्का सर वाटर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब देखना, जैसे अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, चलो निकालो क्या होगा। अब बियर हैज पीएच ऑफ 4.3, अब बियर हैज पीएच, अब बियर का नाम सुनते खुशी आ जाती ना, अरे नहीं भाई ये सब नहीं करना अपने को, ठीक है ना, अभी कॉलेज पहुंचेंगे उसके बाद, ठीक है। अभी बियर का मतलब शैम्पू, ठीक है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, शैम्पू मतलब ऐसे दाढ़ी में, हाँ ठीक है। बियर मतलब पीएच का, सर बियर का पीएच कितना है 4.3, H प्लस कैसे निकालोगे, सर पीएच की वैल्यू कितनी है 4.3, तो क्या करोगे सर माइनस लॉग H प्लस करोगे, दैट इज इक्वल्स टू 4.3। H प्लस की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -4.3, एंटी लॉग -4.3, और एंटी लॉग -4.3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 कर देना, और यहां पर क्या कर देना, एंटी लॉग 5 माइनस 0.3 कितना आ गया, एंटी लॉग किसका होगा 0.7 का, और 0.7 इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर, सर 0.7 किसका होता है, 5 का ही लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5। पक्का। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, OH माइनस दिया हुआ है, OH माइनस दिया है, पीएच निकालना है, OH माइनस दिया है तो सबसे पहले POH निकाल दो, ध्यान रखना OH माइनस दिया है तो POH निकालना है, पीएच डायरेक्ट मत निकाल देना, OH माइनस दिया है तो POH, याद है POH अभी ट्रिक पढ़ा था, OH माइनस दिया है तो POH क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग 5। एंड व्हाट इज पीएच, पीएच इज नथिंग, 14 माइनस POH होता है। सर कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर तो लेके ही चलेंगे ना, तो 14 माइनस POH ले सकते हैं, 14 माइनस 5 माइनस लॉग 5 कितना हो गया 9 प्लस लॉग 5, 9 प्लस लॉग 5 क्या हो जाएगा 9 प्लस लॉग 5 हो जाएगा। सर श्योर है, पक्का। चलो एक काम करते हैं, थर्ड केस भी कर ही लेते हैं, केस 3। सर केस 3 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस में ध्यान सुनना है, स्ट्रॉन्ग बेस में मतलब क्या हो गया, कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस दिया जाए ना तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट POH फर्स्ट। लोगों से सबसे बड़ी गलती जो होती है, देन कैलकुलेट पीएच। कभी भी जोश जोश में क्या करेंगे सर, वो पीएच कैलकुलेट करने लगते हैं शुरुआत में, नहीं। बेस है, बेस का मतलब उसके पास क्या होगा OH माइनस होगा, बेस है तो उसके पास क्या होगा OH माइनस होगा। तो आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे, POH कैलकुलेट करोगे, फिर क्या कैलकुलेट करोगे, पीएच कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है, सर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो ऐसा बेस दिया हुआ है, सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो अपने पास, मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -3m NaOH, इसका निकालना है। कैसे निकालोगे
तो तुम्हें पता है कि सर NaOH क्या होगा, NaOH ब्रेक होगा। अब ये चीज़ देख के ही पता चल जाएगी कि सर ये तो जितना Na प्लस होगा, जितना NaOH होगा उतना ही OH माइनस होगा। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता चल गई 10 की पावर -3। डायरेक्ट pH नहीं निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, POH। और pH कितना होता है नॉर्मल केस में 14 - 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 14 - 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सर केस 3 याद है। बेस के केस में कभी भी, जैसे मैं तुमसे ये बोल दूं कैलकुलेट pH ऑफ, ये देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देख लो, इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालोगे। अरे भैया एक बात बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम +2 और 2OH माइनस। मतलब जितना जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल आएगा OH माइनस। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 × 10 की पावर -3, दैट विल बी 4 × 10 की पावर -3। सर POH कितना आ जाएगा, 3 - log 4, 3 - log 4, 3 - log 4। और POH की वैल्यू, pH की वैल्यू कितनी होगी, 14 - log 3 - log 4 कितना आ जाएगा, 11 + log 4 आ जाएगा। वो जेल वैल्यू जितनी आए, जितनी भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर स्ट्रॉन्ग बेस है ना तो ये दिमाग में रख लेना कि स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पहले क्या निकालना है, POH, फिर क्या निकालना है, pH, फिर क्या निकालना है, pH। पक्का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वाटर हो गया, ये 3 मेजर फैक्टर्स हो गए। अब ध्यान सुनना सर, अगले केसेस क्या होते हैं। तो केस 4, केस 4 में क्या होगा सर, केस 4 होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या फिर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप डाइल्यूट करते हो सॉल्यूशन को या कॉन्सेंट्रेट करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, पीएच के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, पीएच के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है, पीएच कैसे फ्लक्चुएट करता है, उसमें पीएच कैसे फ्लक्चुएट करेगा। ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता हूं पीएच के बारे में तो पीएच देखना अपने पास कैसे फ्लक्चुएट करेगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान सुनना सर, डाइल्यूशन का मतलब याद है ना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट था, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट था। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है सर, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो मतलब सॉल्वेंट क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। सर सॉल्वेंट क्या हो रहा है, कम कर रहे हो। याद रखिएगा, इनके केस में एक फॉर्मूला था जो हमें याद रखना था, M1V1 = M2V2। सर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वंस अपॉन ए टाइम। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, सर सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। सर देखिएगा, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन दे देता हूं, अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं और पूछूं ऐसे, देखना अब क्वेश्चन से ही समझना, छोटे छोटे केसेस हैं सब। व्हाट विल बी the new pH of solution if it is diluted 100 times than its original volume and original pH is, अगर ओरिजिनल pH इसका कितना है, 2 है, तो क्या होगा, इसका नया pH क्या होगा। अगर वो डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं, व्हाट विल बी द न्यू pH ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स देन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम या ओरिजिनल pH 2 के बराबर हो। ओरिजिनल pH, न्यू ओरिजिनल pH कितना है, 2। ओरिजिनल वॉल्यूम पहले कितना ले ले, मान लो वॉल्यूम V था। ध्यान सुना, कुछ भी नहीं करना। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसा लिख रहा हूं, pH इनिशियल कितना था, इनिशियल ऐसे, अब देखो पहली बार कर रहे तो ऐसे लिख देता हूं, इनिशियल कितना था, 2। तो सर यहां से H+ की वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल H+ की वैल्यू कितनी थी सॉल्यूशन में, ये लिख सकते हैं। सर ये शॉर्टकट आपने थोड़ी देर पहले सीखा है। सर एक बात बताइएगा, आपने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, M1V1 = M2V2। वॉल्यूम इनिशियल कितना लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो V ले लेते हैं। सर फाइनल वॉल्यूम कितना लेंगे, सर फाइनल वॉल्यूम लिख रहा है कि 100 टाइम्स करना है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, आपने 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। सर वो डाइल्यूट करने का मतलब 100 टाइम्स वॉल्यूम क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो ये देख लीजिए। अब क्या करेंगे सर, M1V1 = M2V2। ध्यान से देखिएगा, M1V1 = M2V2। सर ये क्या हो गया, 10 की पावर -2 V।
ये कितना हो गया 100V इंटू मोलरिटी फाइनल की, सर V से V कैंसल, व्हाट इज M2, 10 की पावर -2 अपॉन 100, 10 की पावर -4m आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइनल आ गया। सर जैसे ही H प्लस फाइनल आया मैं pH फाइनल निकाल सकता हूं क्या, pH फाइनल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, pH फाइनल 4 कैसा जाएगा, pH फाइनल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, pH फाइनल कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, pH फाइनल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, pH फाइनल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, निकाल दो पक्का। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ नहीं, आपको क्या करना है सर, सॉल्यूशन m1v1 इक्वल्स टू m2v2। याद रखिएगा अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते, ध्यान से देखिएगा, अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो इसका मतलब सर आपका pH क्या होगा, इंक्रीज होगा, pH क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन करते हो मतलब pH आपका डिक्रीज होगा। सर ऐसे भी हम जानते हैं कि एसिड को डाइल्यूट करेंगे उसका pH क्या हो जाएगा, कम। अगर आप डाइल्यूटेड बाय, ध्यान सुनना, अगर आप डाइल्यूटेड बाय, सर याद रखिएगा लॉग का टर्म जो होता है ना, अगर आप डाइल्यूटेड बाय 10 टाइम्स करते हो ना तो pH इंक्रीजेस बाय 1 हो जाता है। कैसे, आप फॉर्मूले से भी आप ऐसे याद कर सकते हो या फिर आप ऐसे सीख सकते हो। ये देखो ना, डाइल्यूटेड बाय 100 टाइम्स कर रहे थे, अभी आपका pH कितने से इंक्रीज किया, pH इंक्रीजेस बाय 2। कैसे, क्योंकि 10 की पावर 2 बाहर आती है। पर जितना ज्यादा, बाकी आपके इसमें रटना नहीं है, आप सिंपल सा m1v1 इक्वल्स टू m2v2 लगाइए, आंसर निकालते चले जाइए, m1v1 इक्वल्स टू m2v2 लगाइए, आंसर निकालते चले जाइए। केस नंबर 5 क्या होता है कि सर इसी का एक और केस नंबर 5 क्या होगा, सर अगर आप मिक्सिंग करना शुरू कर दें, अगर आप मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस करना शुरू कर दें, अगर आप सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस में pH ऑफ मिक्सचर कैसे आता है, तो pH ऑफ मिक्सचर इज नथिंग माइनस लॉग H प्लस ऑफ मिक्सचर। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें pH ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, सर ऐसे निकालेंगे। एंड व्हाट इज H प्लस फॉर मिक्सचर, H प्लस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, सर याद है m1v1 याद करो, मिक्सचर का एक कंडीशन पड़ा था m1v1 m2v2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, याद है, तो ये निकाल दो। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हो तो मतलब क्या हो गया, सर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, pH ऑफ मिक्सचर क्या निकालोगे, माइनस लॉग H प्लस ऑफ मिक्सचर। H प्लस ऑफ मिक्सचर कैसे आएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान सुनना। अब मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अब इक्वल वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दोनों का वॉल्यूम 1-1 लीटर ले लेना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH2 एंड pH3, what will be the, ध्यान से देखिएगा, what will be the pH ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का pH कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा या क्या होगा, या उनके बीच का होगा, उनसे ज्यादा होगा, क्या होगा। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा एग्जाम हॉल में बैठिए, आप एक बार देखिए और मुस्कुराइए कि सर अरे सर ये pH2 है मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, इस सॉल्यूशन में कितनी हो गई, इतनी हो गई। सर pH3 है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर -3 हो गई। आपने क्या किया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया, तो मैं इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर और इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर ले लूं, इक्वल वॉल्यूम बोला तो 1 लीटर ले लेता हूं। सर देखिएगा, अगर मैं H प्लस ऑफ मिक्सचर निकाल दूं, H प्लस ऑफ मिक्सचर निकाल दूं तो क्या होगा, सर 10 की पावर -2 प्लस 1, 10 की पावर -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, -2 -3 डिवाइड बाई 2। किसी एक को कॉमन ले लो, मान लो मैंने -3 को कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 11/2 इंटू 10 की पावर -3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5.5। व्हाट विल बी द pH ऑफ मिक्सचर, pH ऑफ मिक्सचर क्या होगा, माइनस लॉग दिस
3 माइनस लॉग 5.5 आ जाएगा, 3 माइनस लॉग 5.5 आ जाएगा। तो केस 5, अगर आप सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, देखो हमने 4-5 केसेस कर लिए, कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड किया उसमें डायरेक्ट H+ आ रहा था, वाटर का केस किया उसमें भाई बहुत कुछ आया, क्योंकि पीएच स्केल कभी बड़ी हो रही है कभी छोटी हो रही है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग बेस में, तो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने क्या बोला, आप पहले OH- निकालोगे, POH निकालोगे, फिर पीएच निकालोगे। बेस में ये गलती मत करना, पहले पता चला पहले पीएच निकाल दिया, नहीं, बेस में पहले पीओएच आता है फिर पीएच आता है। अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन में या कॉन्सेंट्रेशन में, तो आपको M1V1 M2V2 करना है। और अगर मिक्सिंग की जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिक्सिंग करने के लिए बेसिक स्टोइचियोमेट्री लगाना, आंसर निकाल देना। मिक्सिंग करनी है तो आप ऐसे मिक्सिंग करके निकाल देना, पक्का मिक्सिंग करेंगे ऐसे निकाल देंगे। अच्छा, मिक्सिंग में कभी कभी क्या होता है, अगर देखो डायरेक्ट अगर एसिड एसिड है, एसिड एसिड है, देखना मिक्सिंग देखोगी जब करेंगे मिक्सिंग के केस में। अब मिक्सिंग के केस में क्या होगा, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो उनके केस में तो आपका क्या हो जाएगा सर, H+ मिक्सचर निकल जाएगा। कैसे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, और यहां से फिर pH ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। अगर यहां पर मिक्सिंग कर रहे हो, दो स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दिया किसी ने, तो स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस में H+ नहीं आता, वहां पर क्या निकाला जाता है, OH- आएगा। क्यों, क्योंकि सर OH- होगा ना, वहां पर आप OH- निकालते हो भाई, बेस के केस में H+ थोड़ी ना आ जाएगा। यहां से आप क्या निकालोगे, पहले निकालोगे POH ऑफ मिक्सचर और फिर निकालोगे pH ऑफ मिक्सचर। और अगर आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सर इससे कितना H+ आता है। यहां पर ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ कितना आता है, और यहां पर ये देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- कितना आता है। जितना भी आए, अगर मान लो इसके X मोल आए और इसके Y मोल आए, तो अब देखना पड़ेगा, इसके केस में देखना पड़ेगा कि सर अगर X ग्रेटर देन Y हुआ, H+ की वैल्यू ज्यादा हुई, तो pH मिक्सचर का क्या हो जाएगा, सर X ग्रेटर देन Y हुआ तो मिक्सचर कैसा होगा, मिक्सचर एसिडिक होगा। मिक्सचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सर H+ कितना आ जाएगा, H+ मिक्सचर का कितना आ जाएगा सर, X- Y अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, और यहां से फिर pH ऑफ मिक्सचर आएगा। देख लीजिए, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, H+ निकाल दो कितने मोल्स है, OH- निकाल दो, अगर X+ की वैल्यू ज्यादा आ गई तो सर एसिडिक हो गया। अगर X की वैल्यू लेस देन Y आ गई तो उस केस में मिक्सचर क्या होगा, बेसिक होगा। और वहां पर देखोगे तो OH- ऑफ मिक्सचर निकल के आएगा, एंड दैट विल बी Y- X अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। सर यहां पर POH ऑफ मिक्सचर आएगा, और फिर pH ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। अगर दोनों के मोल्स इक्वल आ गए, X इक्वल्स टू Y आ गया, तो मिक्सचर कैसा हो जाएगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। मिक्सचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, और उस केस में pH हो चाहे POH हो, दोनों के दोनों कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो मिक्सिंग जब करते हैं तो 2-3 कंडीशन लेके चलते हैं कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स हुआ तो उस केस में H+ दोनों का ऐड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हुआ तो उसमें OH- ऐड होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो गया तो भैया एक का H+ और एक का OH-, इन लोगों को देख के अपने पास देखो, अब जिसके मोल्स ज्यादा वही मिक्सचर में बचेगा, जिसके मोल्स कम होंगे, याद करो। अच्छा, बचेगा क्यों, क्योंकि सर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी ना। मिक्सिंग का मतलब क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो सर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेंगे तो आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखो ना, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन देखना, सर ये NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखना अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या होगा। सर एक काम कीजिए ना, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- निकाल दीजिए और H+ निकाल दीजिए। सर यहां से नंबर ऑफ H+ OH- आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- कितना होगा, 10 × 0.1। सर मिलीमोल्स आएंगे तो ऑब्वियस है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। सर ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 मोल्स आ जाएंगे OH- के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ कितना आएगा, सर वो भी 10 × 0.05 अपॉन 1000। लेकिन H2SO4 में एक मोल में 2 होते हैं, तो H2 कर देंगे। ये देखिएगा
सर ये कितना हो गया 5 इंटू 10, एक और जीरो चला गया 10 की पावर -3। दोनों के मोल्स H प्लस और OH माइनस के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इस केस में pH निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। निकाल दो pH की वैल्यू 7 निकाल दो, पक्का। तो देख लो हम लोग के पास कितने केसेस आ गए, कितने केसेस आ गए सर, 5 केसेस ये आ गए। अब इसके बाद देखोगे तो छोटे छोटे केसेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, यहां देखिएगा केस नंबर 6 बोलता हूं, केस नंबर 6 क्या बोलता हूं, डाइल्यूशन हो गया, ये हो गया। केस नंबर 6, अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन इफ H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, इफ H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम acid or base lies in between 10 की पावर -6 to 10 की पावर -9 8 -8, then during calculation of pH और POH consider H plus और OH माइनस इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7 फ्रॉम वाटर ऑल्सो। मतलब कोई सामने वाला एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब इतना मत सोचना कि अरे ये कैसे आ गया। देखना, जैसे मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि यार ऐसे देखो, कैलकुलेट, मैंने बोला कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -3 MHCl, तो तुम लोगों ने फटाफट कैलकुलेट कर दिया। क्या करोगे सर कैलकुलेट में, सर क्या करोगे सर, pH कितना आ जाएगा, सीधा आंख बंद करके 3 लिख दूं, क्यों? अरे सर H प्लस कितना आएगा, H प्लस कितना आएगा 10 की पावर -3। सर यहां पानी कंसिडर नहीं किया आपने, क्यों? क्योंकि भाई इसके सामने एक बात बताओ, अगर मैं पानी लेता भी, ये H प्लस कहां से आया, HCl से, अगर मैं पानी का -7 ले भी लेता वाटर का, तो एक बात बताओ, इसके रिस्पेक्ट में ये टर्म क्या हो जाता, नेग्लिजिबल हो जाता। मैं पानी का अभी तक क्यों नहीं कंसीडर कर रहा था, क्योंकि भाई पानी अभी तक नेग्लिजिबल था। लेकिन अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन लिख देता, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -8 MHCl, अब एक बात बताना, अब H प्लस निकालूंगा तो H प्लस कैसे निकालूंगा सर, H प्लस की वैल्यू क्या होगी सर, 10 की पावर -8 कहां से आ रहा है, HCl से आ रहा है। भाई उससे ज्यादा 10 की पावर -7 कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। मतलब जितना H प्लस ये देगा उससे ज्यादा तो वाटर दे रहा है, इसीलिए वाटर का कंसीडर करना है। यहां पर बहुत छोटा वैल्यू है, मैं इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान दिया, इसमें क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा सर। तो यहां पर क्या करेंगे, 10 की पावर -7 कॉमन ले लेंगे। सर ये कितना हो गया, 0.1 + 1 हो गया, ये कितनी हो गई 1.1 इंटू 10 की पावर -7। सर इसका pH लिखेंगे तो सर इसका pH क्या आएगा, 7 - log 1.1, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.95। कोई इसका वैल्यू डायरेक्ट 8 बोल देगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। 8 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि भाई इतना लोअर वैल्यू, इस रेंज में अगर आप हो ना, इस रेंज में अगर आप हो तो आपको वाटर का भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपका H प्लस एसिड या बेस से अगर OH माइनस इस रेंज में आ रहा है तो उसके आसपास वाटर भी अपना कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक सा केस, ये एक बेसिक सा केस आ गया कि भैया केस नंबर 6 ये आ जाएगा, केस नंबर 6 ये आ जाएगा, ये देख लो। अच्छा केस नंबर 6 ये आ रहा है। अब वो बोलना, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, केस नंबर 7 ले लेते हैं। केस नंबर 7 क्या है कि सर अगर, ध्यान सुनना, इफ H प्लस और OH माइनस फ्रॉम एसिड, H प्लस और OH माइनस फ्रॉम एसिड और बेस, अगर एसिड और बेस से H प्लस और OH माइनस की वैल्यू सर वो क्या हो जाए, लेस देन 10 की पावर -9 m हो जाए, देन उस केस में सर उसका जो pH होगा या POH होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 वाटर का हो जाएगा। क्यों भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोल दूं, ये मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, ध्यान से देखना, कैलकुलेट pH ऑफ, अगर मैं ये लिख दूं 10 की पावर -10 MHCl, इसका pH निकालो। कैसे निकालोगे सर, H प्लस क्या लोगे, 10 की पावर -10, ये कहां से आ रहा है, HCl से, और 10 की पावर -7 कहां से लोगे, वाटर से। सर अब की बार आपके रिस्पेक्ट में एसिड के नाम पे कलंक है ये, क्यों? क्योंकि सर इतना कम H प्लस, इससे 1000 गुना ज्यादा H प्लस तो कौन दे रहा है सर। अब की बार कौन नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब की बार कौन नेग्लिजिबल हो जाएगा,
और इसीलिए पीएच किसका ले लेंगे सर, पानी का ले लेंगे। सर देख लीजिए ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से केस, अगर आपका H प्लस कोई एसिड है वो इससे भी छोटा दे रहा है H प्लस, जैसे 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, तो उस केस में सर उसका पीएच किसका ले लेते हैं सर, किसका ले लेते हैं, वाटर का पीएच ले लेते हैं, वाटर का पीएच ले लेते हैं, वाटर का पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। सर लास्ट केस, फिर अपना पीएच आज कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। केस 8, कल से हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चालू कर देंगे। केस 8, ठीक है। केस 8 केस में क्या है कि सर अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1 m आ गई, इक्वल टू, देन पीएच स्केल इज नॉट डिफाइंड। पीएच स्केल उसके लिए डिफाइन नहीं होता। मतलब सर यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव पीएच आएगा, और निगेटिव पीएच जो होता है, निगेटिव पीएच रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेगेटिव पीएच किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए सर पीएच स्केल इज नॉट वैलिड फॉर, पीएच स्केल इज डिफाइंड ओनली फॉर, डिफाइंड ओनली फॉर सर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए डिफाइंड होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइंड होता है। पीएच सॉल्यूशन किसके लिए डिफाइंड होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइंड होता है। देख लो H प्लस और OH माइनस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 m है, तो उस केस में पीएच की वैल्यू क्यों, क्योंकि अरे तुमसे एक मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, कैलकुलेट, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि पीएच ऑफ 1 m HCl कैसे निकालोगे सर, H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1, सर पीएच निकालने जाओगे माइनस लॉग 1, क्या हो गया 0। अगर मैं बोल दूं कैलकुलेट पीएच ऑफ 2m HCl, तो सर यहां पर H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2m, पीएच निकालने जाओगे क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 2 माइनस 0.301, निगेटिव पीएच आ रहा है। जब भी आपका जिंदगी में नेगेटिव पीएच आना चालू हो जाए समझ जाना बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो, और तुम्हारे लिए फिर पीएच स्केल नहीं बना है। अब जैसे तुम्हारे लिए इक्विलिब्रियम भी नहीं बना है, ये चैप्टर भी तुम्हारे लिए नहीं बना है, क्यों भाई, इक्विलिब्रियम था किसके लिए, वीक के लिए था। अब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे तो कौन काम करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं होगा। फिर ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना, आज हमने सिर्फ क्या देखा है, एसिड बेस देखा है। एसिड बेस की थ्योरी देखिए कि एसिड बेस की थ्योरी ये होती है, ये कुछ कंपाउंड्स की जो एनसीईआरटी में ये चार्ट गिवन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये चार्ट गिवन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने आज आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक स्टार्ट किया है कि हाँ भाई ये बेसिक्स है। एनसीईआरटी में देख लो एक नेगेटिव पीएच दिया है, इसका मतलब क्या है सर, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। एनसीईआरटी में क्योंकि आप बायो स्टूडेंट हैं तो हो सकता है ये यहां पूछे, चाहे बायो में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले। ह्यूमन ब्लड का पीएच सर, मिल्क का पीएच सर, ह्यूमन सलाइवा का पीएच, ब्लैक कॉफी जो आप पीते हैं हम लोग चाय वाय तो इसलिए पी, तभी बोलते हैं एसिडिटी बढ़ गई है। सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑब्वियस एसिडिक होता है, लेमन जूस ये सब बहुत एसिडिक होते हैं। आपको ये सब चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बिकॉज बायो में आता है इसलिए पता होना चाहिए। आज हमने सिंपल और सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये जाना है, आज सीधा सीधा ये जाना है कि भैया एसिड बेस क्या होते हैं। आज हमने क्या देखा पहले लेक्चर में, एसिड बेस थ्योरी देखी कि सर एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, एसिड बेस की थ्योरी देख ली सर। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना शुरू किया, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ देखा, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ देखा। याद रखिएगा कल की क्लास में भैया ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कल की क्लास से, कल पीएच अपने पास वीक एसिड वीक बेस का चालू होगा। आज आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ नाम पढ़ा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम वीक एसिड और वीक बेस के लिए चलता है। आज कल से मतलब कल से अपने पास सर क्या चालू हो जाएगा, वीक एसिड वीक बेस का पीएच, और वहां से फिर आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो जाता है। आज तो बस ये जान रहे थे और हमने क्या पढ़ा, पीएच कैलकुलेशंस किया है, पीएच कैलकुलेशंस हमने स्टार्ट कर दी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजें आज हमने फिनिश करी है। पीएच कैलकुलेशन में अभी तक हमने 8 केसेस किए हुए हैं, उन 8 केसेस को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। होमवर्क में आपको डीपीपी करना है, प्लस थोड़ा सा देखिए आज बहुत सारी चीज़ें, अब चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, टाइम कम है क्योंकि एग्जाम पास में है, तो ऑब्वियसली आपको जो मेन पॉइंट है, शॉर्टकट्स हैं, ये सब लिखवा दिए जाते हैं। ट्राई कीजिएगा उसको अपने कॉपी में थोड़ा सा कहीं किसी पेज पे लिख लिया जाए, या फिर जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसके साइड में लिख दिया जाए। मैंने शायद शुरुआत में बोला था 45 डेज वाले में या क्रैश कोर्स वाले मॉड्यूल में कहीं भी लिख दिया जाए साइड में कि हाँ यार मुझे नोट्स अगर खुद से नहीं बनाने तो साइड में बना दो, क्योंकि एक बार में रिवाइज करने में बहुत हालत टाइट हो जाएगी, रिवाइज करने में हालत टाइट हो जाएगी पक्का। तो सर कल अगली क्लास में
फिर वीक एसिड और वीक बेस से हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होगा। एक्चुअली 4 केसेस जहां आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, अभी बता देता हूँ। वीक एसिड वीक बेस में आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, उसके अंदर आता है कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट के साथ ही आ जाता है बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन के बाद सॉल्ट हाइड्रोलिस, और फिर आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यही 4 केसेस है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम। पक्का? तो कोशिश कीजिएगा आप सब लोग कि आयनिक इक्विलिब्रियम का अगला लेक्चर अच्छे से कर पाएं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, भाई अब तो अगले वीक ऐसे भी सिलेबस खत्म होना है, थोड़ा सा दर्द से बाहर आइए। ऐसे दर्द वाले अब सब जा चुके हैं, उम्मीद में जा चुके हैं। हाँ, एक ने लिखा भी था मुझे कुछ मैसेज इंस्टाग्राम पे, इन सब पे ना भेज रखा था, कह रहे सर आप इतना मत सोचा करो, जो जाने वाले थे वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए, ठीक है, जो बचे हैं मतलब वो पढ़ने वाले ही बचे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इस टाइम तक अभी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। बस कोशिश कीजिएगा, सिलेबस जिस टाइम पे बोला गया है सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आपके आने हैं, और वो सारे के सारे जो पढ़ाया जा रहा उन्हीं में से आएगा। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैं शुरुआत में बोला, अभी फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फिर से अपने पास PYQs लगाइए, जेईई मेंस की PYQs लगाइए जैसे टाइम मिले तो, ठीक है। अब बाकी तो यहाँ कराया ही जाएगा जितना पॉसिबल होगा। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे से, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।